गुड इवनिंग। हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 या 3 सेशंस होंगे। आज हमारा डे 1 है। आज हम कुछ बेसिक्स भी समझेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक साथ कैसे ये सब आता है। मेडिसिन्स, आयुर्वेद, कैसे आप किसी को हेल्प कर सकते हो इन द केस ऑफ डिजीज, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, दशाओं का क्या योग होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी होगी, किस वक्त होगी, कौन से टाइम पे आप बीमार पड़ सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशन है ना। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी, जैसे अरिष्ट अरिष्ट क्या होता है, अरिष्ट भंग क्या होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कोई सवाल हो तो हैंड रेज कीजिएगा और हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अभी आप देखिए कि एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन्स मेडिसिन्स कोई ऐसा नहीं है कि आज ही आई है मेडिसिन्स या बहुत ही नई है। तो आयुर्वेद हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, ये पहले से है, काफी पहले से है। ये एंशंट इंडिया कह लो, तब से है। जैसे बहुत सारे हमें इसके रेफरेंसेस भी मिलते हैं पास्ट के। ठीक है, तो ये डेवलप हुआ है। ये तीनों चीजें साथ में पैरेलली चलती हैं और साथ में डेवलप हुई हैं वक्त के साथ साथ। अगर आप देखोगे कि भगवान गणेश जी का जब सर कटा था, तो जब अ, हाथी का सर लगाया गया, तो सबसे पहली सर्जरी बोली गई वो, है ना। भगवान शिव ने जब हाथी का सिर लगाया है भगवान गणेश पे। तो इसके अलावा आप और भी कई सारे रेफरेंसेस देखोगे, जैसे अश्वनी कुमार जो हैं, जो नक्षत्र में आप पढ़ते हो, तो जो फर्स्ट नक्षत्र है अश्वनी। तो अश्वनी कुमार कौन है? दे आर दी हीलर्स, दे आर दी डॉक्टर्स। इसीलिए इसका प्रश्न कुंडली में बहुत अच्छा यूज होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अश्वनी नक्षत्र का बहुत अच्छा यूज है। पंचांग में बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। सो हीलिंग की जब भी बात आएगी, अश्वनी कुमार। अभी आप देखोगे कि अश्वनी कुमार ही थे जिनको आपने देखा महाभारत में नकुल सहदेव की तरह, है ना। इसके अलावा जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो वहां से आए धन्वंतरी। तो धन्वंतरी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं हीलिंग से और मेडिसिन से। तो ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। हम इन सारी चीजों का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज, जैसा कि मैंने कहा, अलग नहीं है। मेडिकल साइंस इज नॉट डिफरेंट, आयुर्वेद इज नॉट डिफरेंट, एंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डिफरेंट। तो इन सबको साथ में कैसे लेके चलें। जो मॉडर्न वर्ल्ड्स में, जैसे आजकल मैं देखता हूँ ऑटिज्म का बहुत इशू है, ठीक है, जिसमें हालांकि ज्यादातर बीमारियां जो आज की डेट में हम देखते हैं, उसमें हमारे लाइफस्टाइल का 90% योग है। आई वुड से 90%। 10% मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है आपके पास से आ रहा हो, आपके फैमिली में था, ऑल दैट। बट 90% इट इज द लाइफस्टाइल। आई एम सेइंग अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स, है ना, जो कॉमनली आ रहा है, जैसे फैट का इशू है, वो लाइफस्टाइल की वजह से है। खाना पीना ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑटिज्म बहुत कॉमन हो गया है। उसका कारण ये है कि बच्चे जिस तरीके से रेज होने चाहिए थे, वैसे हो नहीं रहे हैं। बच्चों के पास स्टार्टिंग से ही आपने उन्होंने बिल्कुल ही सोशल लाइफ उनका जीरो कर दिया है। आपने उनको डाल दिया है फोन में और टीवी पे। तो बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा यही देख रहा है कि जो कार्टून्स होते हैं वो बोलते नहीं है, तो उसको लगता है बिना बोले बात होती है। तो इट्स अ कंप्लीट मैस एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। सो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, कैसे आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो, वो हम लोग सीखेंगे, खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, तो जो चरक हुए, चरक इज वन ऑफ द मेजर। ये तो चरक संहिता उनके नाम पर है। चरक ऋषि जो है, चरक हैं। उसके अलावा सुश्रुता करके एक हैं। तो दीज आर दी मेजर पीपल। और भी कई सारे हैं जिनके ग्रंथ चलते हैं आयुर्वेद को लेकर। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो पराशर ऋषि का हम रेफरेंस लेते हैं, भृतपराशर होरा शास्त्र का हम रेफरेंस लेते हैं, और भी कई सारे ग्रंथ है जिनका हम रेफरेंस लेते हैं। अब आप आगे देखोगे तो एक रेफरेंस आता है जहां पर भगवान शिव कर रहे हैं, जिसको बोला गया द डांस ऑफ डेथ। तो जहां पर जब वो यज्ञ हो रहा था, जहां पर इनवाइटेड नहीं थे वो, और फिर जो पार्वती माँ ने किया वो सब कुछ, तो जब वो एकदम विकराल रूप में जब वो नाचने लगे, तो वहीं से ही कहीं ना कहीं कई जगहों पे मेंशन किया गया है कि वहीं से ही पूरा जोडियाक बनता हुआ दिखा हर किसी को। नटराज का भी अगर आप मूर्ति देखेंगे, तो उसका भी पूरा आप पढ़िएगा उनके बारे में, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो नक्षत्र आते हैं, तो नक्षत्र का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
नक्षत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, हम आगे देखेंगे कैसे इन चीजों को हम यूज करते हैं आगे। तो नक्षत्र है, उसके अलावा आपके हाउसेज, राशि, प्लैनेट्स, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स भी हम कवर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। इसके बाद जब बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि टाइमिंग ऑफ डिजीज क्या है, कब होगी बीमारी, कौन सी बीमारी होगी, डायग्नोस कैसे करें कि क्या बीमारी है। जैसे आदमी सामने वाला आपको बोल रहा है कि मेरे को सर दर्द है, लेकिन क्या वो सर दर्द है, या वो पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से ही सर दर्द है, या वो माइग्रेन है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद सेवेरिटी क्या है, कितना क्रिटिकल है वो बीमारी, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। और लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। आपने सब कुछ कर दिया, आपने प्रिडिक्ट कर दिया, आपने सब समझ लिया, लेकिन ट्रीटमेंट क्या है। अब कई लोग बोलते हैं कि जब हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं या रेमेडी दे रहे हैं, तो क्या हम उसका पाप अपने सर पे ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो पराशर ऋषि उपाय तो डालते ही नहीं बीपीएचएस में, तो बीपीएचएस में तो उपाय हैं, राइट। तो कभी भी अपने माइंड में ये नहीं रखना है, आपका इंटेंशन अगर अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया है। और अगर आपको पढ़ना ही है तो ये चीजों की जगह आप ये देखिए, स्टार्टिंग में ही बीपीएचएस में प्राशर ऋषि ने क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू सी इन अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। तो रेमेडीज आपको देनी चाहिए, और देनी पड़ेंगी, आपके पास कोई एक होप से आता है, राइट, तो आपको देनी चाहिए। इसके अलावा एक रूल है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए, 12 साल से कम बच्चे का हम चार्ट नहीं देखते हैं। कोई आपके पास आता है कि बच्चे का चार्ट देख दो, नहीं देखना है अनटिल अनलेस इट इज वेरी क्रिटिकल, कोई हेल्थ से संबंधित है तो आप कर लो, कोई जेन्युइन केस है यू कैन टेक इट। बट अगर वो बोल रहे हैं कि क्या करेगा, कौन सी पढ़ाई करेगा, ऑल दोज थिंग्स, डोंट टेक इट। 12 साल से कम के बच्चे का चार्ट नहीं देखा जाता है। उसका कारण ये है कि बच्चे के जो 4 साल होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें वो अपने माँ के कर्मों को भोग रहा होता है। तो उसकी माँ ने जैसा भी कर्म किया होगा उस करंट लाइफ में, वो उसके स्टार्टिंग के 4 साल दिख जाएगा, उसके 4 साल में। नेक्स्ट जो 4 साल होते हैं वो पिता के कर्म है, कि पिता के कैसे कर्म रहे उस जन्म में, तो वो अगले 4 साल है। अब वो 4 से 8 साल का हो गया, राइट। 8 साल तक माता पिता के कर्म हुए, उसके बाद आते हैं उसके खुद के कर्म, लास्ट 4 साल पास्ट लाइफ के, जो पाप कर्म थे पास्ट लाइफ में, वो फलित होंगे 8 साल से 12 साल की उम्र तक। तो 12 साल तक आप चार्ट देखो ना देखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो आपके हिसाब से होगा नहीं, वहां पे चार्ट काम कर नहीं रहा, वहां पे काम कुछ और चीज कर रही है, राइट। तो 12 साल तक के बच्चे का चार्ट नहीं देखना है, देखना भी है तो कोई क्रिटिकल केस है कुछ है तो देख सकते हो आप। इसके अलावा हम देखेंगे कि अरिष्ट भंग क्या होता है, कैसे आप देखते हो कि कई बार होता है ना कि बच्चे का जन्म ही नहीं हो पाया, या जन्म के कुछ सेकंड बाद ही वो नहीं रहे, राइट। या बच्चे का जन्म हो गया, माँ नहीं रही, ठीक है। या बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद पिता का डाउनफॉल आ गया, राइट। तो इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो कैसे देखते हो आप, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा जब ऐसे मेलिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको अरिष्ट भंग बोला गया, जिसको अरिष्ट बोला गया, सो अरिष्ट में आपको, आपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि कई जगहों पे कैंसिलेशन हो रहा होता है, मतलब वो कट रहा होता है, इसी तरीके से अरिष्ट कैसे भंग हो जाता है वो भी आपने देखना है, कि जो मेलिफिक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो कैंसिल हो रहा है क्या, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब हम कैंसिलेशन देख रहे होंगे ना, तो उसमें अपनी मर्जी से नहीं लगाना। ये नहीं है उसका मतलब कि अरिष्ट का योग ही नहीं है, आप उसमें देख रहे हो कि अच्छा मेरे चार्ट में ना अरिष्ट भंग है तो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को कैंसिल होने के लिए पहले उसको होना पड़ेगा, तो मेलिफिक अगर कॉम्बिनेशन है तो ही उसका कैंसिलेशन पे बात होगी, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम आगे करने वाले हैं। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे, ठीक है, ये हम आज करेंगे। कल मुझे और भी चीजें बतानी है, जैसे डायबिटीज का क्या कॉम्बिनेशन होता है, और जो कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं ना, थोड़ा आयुर्वेद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एंड प्लीज नोट, ये 2 दिन का ही रख रहे हैं हम इसे, और अभी हम लोग ना ज्यादा बहुत मैं आपको ना एडवांस वो नहीं दूंगा, नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, टाइमिंग के लिए ना आप सिर्फ विमशोतरी पे डिपेंड ना करें, आपके पास 2 दशाएं हमेशा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड दशा है विमशोतरी है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं। लेकिन सेकंड दशा आपको लेके चलनी है, जैसे हमारे केस में हम योगिनी दशा को लेके चलेंगे, ठीक है। आप कोई और भी लेके चल सकते हैं, बट हमेशा आपके पास 2 दशाएं होनी चाहिए जिनसे आप वेरीफाई कर पाओ। अगर विमशोतरी से आपको दिख रहा है कोई इवेंट होता हुआ, तो दूसरी दशा से भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने, हमने आपने बहुत बार पढ़े हैं, और आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना। ओके, विजिबल है स्क्रीन? मैं इसको आई ट्राई टू मेक इट बिग। ओके, सो सबसे पहले दीज आर द बेसिक्स। ओके, दीज आर द प्योर बेसिक्स, ये आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप ये नहीं कह सकते कि पेट का इशू कहां से देखना है, चेस्ट का इशू कहां से देखना है, हार्ट अटैक कहां से देखना है। अगर कैंसर साइन चेस्ट को दिखाता है तो हमें पता है कैंसर साइन में इन्फ्लेक्शन होगा तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये आर दी बेसिक्स। सो एरीज जो साइन है और जो एरीज में जो भी नक्षत्र आते हैं वो आपके हेड वाले एरिया को दिखाएंगे। ठीक है, टॉप। एरीज क्या है? हेड, हेड है। का तरीका है, टॉरस इज योर हाउ यू कम्युनिकेट। ओके, टॉरस इज हाउ यू कम्युनिकेट। ठीक है, आपके नेक वाला एरिया, ये वाला एरिया आ गया, देखो थ्रोट आ गया। ठीक है, इसके अलावा नीचे जब आप आओगे तो जेमिनाई क्या है? आपके शोल्डर के पास वाला एरिया है। कैंसर क्या है? आपके चेस्ट वाला एरिया है। लियो क्या है? चेस्ट के थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया होता है वो है, और आपका अपर स्टमक है। ठीक है, वर्गो क्या है? आपका लोअर स्टमक है, लोअर लिवर जिसे बोलते हैं। ठीक है, पेट के नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ पे रहता है। ठीक है, लिब्रा क्या है? आपके लोअर बैक को भी दिखाता है ये। ठीक है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी दिखाता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाएगा, जेनेटल्स को दिखाएगा, लेकिन जो इंटरनल होते हैं खास करके वो। ठीक है, गॉल ब्लैडर वगैरह। सैजिटेरियस में आपकी थाइज आ जाती हैं मेजरली। ठीक है, और भी चीजें आती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैप्रिकॉन क्या है? आपके नीज वाला एरिया है। एक्वेरियस है आपका एंकल्स। ठीक है, काफ्स, काफ्स वगैरह। और पाइसिस आपका जो है फीट है, बिल्कुल नीचे का तलवे जो होते हैं पैर के। ठीक है, सो दीज आर वेरी बेसिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी राशि से कौन सा ये देखा जाता है। सिमिलरली आप नक्षत्र से भी देख सकते हो, तो नक्षत्र भी सेम चीज ऐसे ही दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवती अगर लास्ट है तो क्या आएगा? फुट पे आएगा बिल्कुल। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, इसको आप रेफरेंस ले लेना। मैं इन पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स कौन से एरिया को दिखाते हैं, सॉरी कौन सी राशि बॉडी की किस पार्ट को दिखाती है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा नक्षत्र शरीर के किस अंग को दिखाता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वी हैव द हाउसेस बेसिक्स अगेन। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी फिजिक। आगे चल के जब हम इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट हाउस का बहुत ज्यादा रोल है। जब भी किसी को बीमारी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका फर्स्ट हाउस से कनेक्शन है, फर्स्ट लॉर्ड से कनेक्शन, लगन या लगने से संबंध है। 100% होगा। अगर कोई मान लीजिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम दिख रहा है और उस कॉम्बिनेशन का कनेक्शन फर्स्ट से बन गया तो वो श्योर हो गया, अब वो होना ही है। बिकॉज फर्स्ट इज योर फिजिक, फर्स्ट इज योर बॉडी। सेकंड क्या है? सेकंड आपका मनी है, जॉब है, फैमिली है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी के टीथ में इशू आप बता रहे हो, अलाइनमेंट का इशू है, दांत खराब होना, माउथ से स्मेल आना, वट एवर रिलेटेड टू माउथ, सेकंड हाउस में फ्लिक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, शोल्डर रिलेटेड है तो थर्ड में मिलेगा, चेस्ट रिलेटेड है तो फोर्थ में मिलेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ हाउस है तो स्टमक, फिफ्थ हाउस में बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस देखो, सीधा उसको बोल दो भाई पेट का तेरे को बहुत मेजर इशू रहने वाला है। छठे में भी आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत आती है, लेकिन लोअर वाले पार्ट को लेकर। ठीक है, सेवेंथ और एट्थ में जब भी इन्फेक्शन होगा, इफ्लिक्शन होगा, तो आप देखिएगा कि जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जैसे फीमेल्स को पीरियड से रिलेटेड हो सकते हैं, मेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेवेंथ एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस अगर आप देखोगे तो थाइज वाला एरिया है। ठीक है, टेंथ आपका थोड़ा और पैरों की तरफ चला जाता है। टेंथ और इलेवंथ को अगर आप एक साथ देखें तो मेजरली आपके पैरों से संबंधित दिक्कतें हैं ये। ठीक है, और फिर 12वां घर जो है फीट का है। ये साइंस है, साइंस की बेसिक क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो 12 राशियां हैं हमारी, तो 12 में एरीज क्या है? एरीज क्या दिखाता है कि आपके अंदर सर्वाइवल कैपेसिटी कैसी है। एरीज मार्स का साइन है, राइट? तो आप सर्वाइवल के लिए कैसे हो? एरीज या मार्स को आप देखेंगे, दे हैव द क्वालिटी ऑफ पित्त। आयुर्वेद जब आप पढ़ते हो तो त्रिदोष आते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। तो एरीज क्या है? पित्त को दिखाता है। एरीज इज द फायर इन योर बॉडी। जिस इंसान का एरीज जितना अच्छा है या मार्स जितना अच्छा है, उसके अंदर उतने ज्यादा इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी रहती है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है वो व्यक्ति। लेकिन याद रखना, एरीज बहुत सारा आपका एनर्जी लेता है। एरीज साइन जहां पर भी चार्ट पे रहता है, आपका बहुत एनर्जी जाता है उस चीज के लिए।
उसके बाद टॉरस की अगर हम बात करें, टॉरस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्सेज, टॉरस इज ऑल अबाउट हाउ यू स्पीक। जिसका भी टॉरस साइन इफ्लेक्टेड रहेगा ना, आप देखना उसके बात करने के तरीके से पता चलता है, वो तमीज से बात नहीं करेगा। टॉरस खराब कर रहे हो आप, आपके पास कहां से रिसोर्सेज होंगे, कहां से पैसा आएगा। जेमिनाई क्या है, अगेन स्किल्स, लोगों के साथ आप कैसे बात करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, कैसे ईमेल्स करते हो आप, है ना, आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, आपकी स्किल्स, कितने स्किलफुल हो आप। कैंसर क्या है, कैंसर है आपका पीस ऑफ माइंड, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब कुछ कैंसर है। लियो क्या है, लियो है आपका फिफ्थ। लियो इज ऑल्सो दी पोजिशन, जिसका लियो साइन अच्छा होता है उसको लाइफ में पोजिशन मिलता है। लियो साइन अच्छा होता है तो पेट अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव जठर अग्नि जिसे बोलते हैं वो अच्छे से काम करती है, खाना पाचन जल्दी जल्दी होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है इंसान का। सिक्स्थ क्या है, आपका रोग ऋण शत्रु, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपका जॉब है, प्रोफेशन देखने के लिए सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बिजनेस देखोगे तो 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ओवरऑल कर्म देखना है इंसान का तो 10th हाउस। तो जॉब जब भी आप जज करें तो आपको वर्गो साइन भी देखना है, 6th हाउस भी देखना है, कैप्रिकॉर्न साइन देखना है और 10th हाउस भी देखना है, तो आप प्रॉपर एक जॉब को कर पाओगे। और डिटेल में जाना है तो D10, राइट। लिब्रा क्या है, हाउ पीपल परसीव यू, लोगों की नजरों में आप कैसे हो, वो लिब्रा है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे लोग आपको कैसे देखते हैं। हो सकता है आप अपने दिमाग में आप बहुत बड़े हीरो या हीरोइन हो, या आपको लगता हो कि आप बहुत हैंडसम हैं और वट, बट दुनिया आपको कैसे देखती है, दैट इज लिब्रा। और आप कैसे एक्चुअली अच्छे से ड्रेस करते हो, दैट इज लिब्रा। जिसका लिब्रा साइन अच्छा है वो एक्चुअली अच्छे से ड्रेस करेगा, ये नहीं कि मैंने, हाँ मेरे को ठीक लग रहा है, आई एम कंफर्टेबल, वो नहीं, एक्चुअली अच्छा लगेगा वो। स्कॉर्पियो क्या है, बहुत ही, स्कॉर्पियो साइन इज अ वेरी डिफिकल्ट साइन बिकॉज इट इज वेरी सिक्योरिटिव। वहां पर क्या है किसी को नहीं पता। स्कॉर्पियो इज बंडल ऑफ ऑल द मिस्टेक्स वी हैव डन, जो भी गलतियां हम लोगों ने करी है, जो भी पास्ट लाइफ से आ रहा है, सारा स्कॉर्पियो है, ब्लैक होल है वो। सैजिटेरियस क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। अब यहां से आप देखो स्कॉर्पियो, जहां पे इतनी दिक्कत थी स्कॉर्पियो में, उसके जस्ट बाद गुरु की राशि आ गई है, क्योंकि गुरु ही आपको तार सकते हैं। तो सैजिटेरियस क्या है, आपके प्रिंसिपल्स लाइफ में कैसे हैं, आप अपने रिलीजन को कितने अच्छे से फॉलो करते हो, दूसरे रिलीजन की कितनी आप इज्जत करते हो। कैप्रिकॉर्न क्या है, आपका ओवरऑल कर्म, कर्म जो आप वर्क करते हो। एक्वेरियस क्या है, आपका डिजायर। एक्वेरियस साइन ना बहुत ज्यादा कार्मिक साइन है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि 11वां भाव है या 11वीं राशि है, लेकिन इट इज प्योरली एनर्जी ऑफ राहु, राहु का पूरा एनर्जी है 11वें राशि में। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना पड़ता है जहां पर भी आपका एक्वेरियस साइन है। पाइसिस क्या है, पाइसिस फेथ है, पाइसिस तो एंड है, सब कुछ छोड़ देना, लास्ट है, मोक्ष है। ठीक है, ये प्लैनेट्स हम लोग जानते हैं, हम लोग 9 प्लैनेट्स को यहाँ पर कवर करते हैं। वो 9 प्लैनेट्स हैं। सन क्या है, आपका सोल ईगो है। मून क्या है, माइंड एंड पीस है। मरकरी क्या है, आपका इंटेलिजेंस, आपका स्किल्स, आप कितना ज्यादा सीख सकते हो लगातार, वो आपका मरकरी है। मून क्या है, कितनी आपके अंदर शांति है। सन क्या है, आपका आपकी आत्मा कितनी ज्यादा अच्छी है, वो सन को दिखाता है। सन की क्वालिटी आपके एक्चुअल नेचर को, एक्चुअल आत्मा को दिखाता है। जुपिटर आपके अंदर कितना ज्ञान है। एक होता है नॉलेज, नॉलेज यू कैन गेन, मरकरी पीपल कैन हैव। आप बहुत सारा पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, आप कर सकते हो। कोई आपसे आके कहता है कि मैं इस सब्जेक्ट में मास्टर हूं, उसको बोलो मुझे इतने दिन का टाइम दे दे, 90 डेज का, आई डू दैट। आप 90 डेज तक पढ़ो, आप भी मास्टर हो जाओगे। लगातार पढ़ना पड़ेगा 90 डेज, लेकिन है ना, क्योंकि नॉलेज तो हर कोई कर सकता है। मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, अभी आप चैट जीपीटी पे डालो या गूगल पे डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज नॉलेज। नॉलेज एनीवन कैन हेल्प हैव। जुपिटर क्या है, जुपिटर ज्ञान है। जो नॉलेज से बाद आता है दैट इज विजडम, हायर नॉलेज। वो आप सीख नहीं सकते, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, विजडम कोई नहीं दे सकता आपको। अ पर्सन कैन गिव यू ओनली द नॉलेज। वीनस क्या है, वीनस दिखाते हैं आप कितने प्योर हो। जिसका वीनस जितना अच्छा होता है ना, उसके लिए प्रेम उतना ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। उसके लिए प्रेम का डेफिनेशन अलग है, उसके लिए प्रेम बहुत ही प्योर चीज है। मार्स क्या है, अगेन सर्वाइवल है, फोकस है, कोई इंसान कितना फोकस है लाइफ में। इसीलिए आप देखोगे जिसका मार्स अच्छा रहता है उन्हीं को ही आर्मी कमांडर बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे आपको इस तरीके का लोग चाहिए। सैटर्न की अगर बात करें तो हार्डवर्क को दिखाते हैं, आपके कर्मों को दिखाते हैं। राहु ऑब्सेशन है, हाइट्स है, केतु डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है। तो दीज आर दी बेसिक्स, राइट। फर्स्ट हाउस, ये 12 हाउसेस के बारे में आपको पता है, राइट। फर्स्ट आपका हेल्थ है, फिजिक है, बॉडी स्ट्रक्चर है। सेकंड अर्निंग कैपेसिटी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, सो 12 हाउसेस क्या क्या दिखाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दृष्टियां भी आप लोगों को पता है कि हर प्लेनेट अपने से 7वीं दृष्टि में देखता है, अपने से सामने देखता है। मार्स की स्पेशल दृष्टियां होती हैं 4, 8, 4, 7 और 8।
ठीक है, मतलब 4 और 8 स्पेशल हो गई, 7 तो सबकी है। जुपिटर राहु केतु की 5 और 9 जो है वो रहेगा। सैटर्न के पास 3 और 10 है, ठीक है, और बाकियों के पास कोई और स्पेशल दृष्टि नहीं है। तो दीज आर दी बेसिक्स, दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑलरेडी नो, ठीक है। ये अगेन वही है कि कौन सा प्लैनेट कहां बैठा है तो कहां देखेगा, दिस इज यू ऑलरेडी नो। नाउ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा साइन जो है फिक्स्ड है, कौन सा साइन ड्यूअल है, कौन सा मूवेबल है, कौन सा फायरी है, राइट। तो क्वालिटी ऑफ साइंस आपको पता होना चाहिए। चर राशि कौन सी होती है, स्थिर कौन सी होती है, द्विस्वभाव कौन सी होती है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। उसके अलावा आप देखिए आपका जो ये एलिमेंट होता है किसी भी राशि का, कोई राशि फायरी है, अर्थी है, एरी है, वाटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटरी का मतलब क्या होता है, वाटरी साइंस कैन बी प्रोग्राम्ड। इसको अगर आप डीपली समझेंगे तो ये बेसिक नहीं है, ये बहुत गहरी बात है कि वाटर को ना, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड। तो वाटर को आप प्रोग्राम कर सकते हो जैसा आप चाहो। इसीलिए वाटरी में क्या होता है, इसीलिए आदमी ना बहुत सारे पुराने पुराने 10-10 साल 20-20 साल पुराने इंसिडेंट्स को भूल भूल नहीं पाता है, क्योंकि वाटर प्रोग्राम हो चुका है। तो 4-8-12 की क्या रेमेडी है, दोबारा आपको उसको अच्छे से प्रोग्राम करना है, राइट। सो हर एक एलिमेंट आपको प्रिडिक्शन के लिए हेल्प कर सकता है, आप इसको बेसिक्स में समझिएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसीलिए आप देखोगे 4-8-12 जो है मोक्ष भी है। तो जिस दिन आपने 4-8-12 से विजय पा लिया, उस दिन आपको मोक्ष मिलेगा। आदमी क्योंकि 4-8-12 में ही फंसा रहता है, इमोशंस में ही फंसा रहता है। अब देखो, इमोशंस किसी भी तरीके का हो सकता है ना, इमोशन तो जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने कर्मों का बंधन भी हो सकता है ना, पास्ट हुए चीजों का भी हो सकता है। इमोशन कैन बी एनीथिंग। तो दीज आर द बेसिक्स यू शुड नो। नाउ दिस इज द रिलेशन ऑफ द प्लैनेट्स, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका किसके साथ न्यूट्रल है। दिस इज ऑल्सो आई एम एज्यूमिंग यू शुड नो, ठीक है। सूर्य जो है चंद्रमा और जुपिटर मार्स के साथ मित्र हैं, मरकरी केतु के साथ न्यूट्रल है, सैटर्न राहु के साथ एनिमिटी है। ऐसे ही आप बाकियों का भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसके बाद ये आपका लॉर्डशिप हो गई, ये भी आप जानते हैं, मार्स के एरीज स्कॉर्पियो है, वीनस का टॉरस लिब्रा है, मरकरी का जेमिनाई वर्गो है, मून इज कैंसर, सन इज लियो, सैटर्न की राशियां जो हैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस हैं, जुपिटर इज सैजिटेरियस एंड पाइसेस ऑल्सो। राहु एक्वेरियस पे रूल करते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पीछे। 11 नंबर का जो साइन है राहु का पूरा एनर्जी है उस पर। केतु जो है स्कॉर्पियो के को रूलर है, स्कॉर्पियो मार्स का साइन है, लेकिन केतु का वहां पर एनर्जी है। अब ये आपको बहुत काम आएगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन वात को दिखाता है, कौन सा, इसको मैं और भी आगे बताऊंगा, आगे एक और स्लाइड है इसके लिए बहुत अच्छी। लेकिन आप देखिए जो फायरी साइंस है ना, वो कौन से हैं, 1-5-9, तो फायरी साइंस है, तो एनर्जी क्या है, फायर का एनर्जी है वहां पर। अब ये वो साइन है जो आपको बैठने नहीं देते खाली, 1-5-9 आपको खाली नहीं बैठने देगा, आपको लगा के रखेगा किसी ना किसी चीज में। 2-6-10 क्या है, दीज आर दी अर्दी साइंस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ना एक बेस क्या मिला है, आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, ये आपका दिखाता है 2-6-10। 3-7-11 की अगर हम बात करें, 3-7-11 जो है इट इज अ साइन ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पर यह है कि आप कितने स्किलफुल हैं, आप लोगों के साथ मिलके कैसे काम कर पाते हैं, आप कितने ज्यादा नेटवर्क बना पाते हैं, कितना ज्यादा आप उन नेटवर्क्स को मोनेटाइज कर पाते हैं अपने रियल लाइफ में। ये है 3-7-11। 4-8-12 साइंस की अगर हम बात करें, दे आर दी वाटरी साइंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला ना, दिस कम्स फ्रॉम, दिस हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है यहाँ पे। स्कॉर्पियो में क्या हो रहा है, आपके जितने भी फियर्स हैं जो आप किसी को बताते नहीं हो लेकिन आपके मन में वो डर चल रहा है, दैट इज स्कॉर्पियो साइन। पाइसेस क्या है, पाइसेस एक फ्री साइन है, पाइसेस में ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप, आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, वहां पर प्रभु के हाथ में है। कैंसर साइन क्या है कि आपकी सोच कैसी है, दैट इज योर कैंसर साइन। आप आप देख लो, जो भी आपका प्लेनेट होगा कैंसर साइन में, वही आपके दिमाग में चलता होगा अक्सर। जैसे अगर किसी के कैंसर साइन में सूर्य है, तो वो क्या इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक सोच रहा है कि अगर मैं राजा बन गया, लीडरशिप की तरह मेरे को रूल करने को मिले, मेरे को टीम मिले, जो भी राजा चाहता है ना, वो उसके दिमाग में चल रहा है। चंद्रमा आएगा तो क्या है, ममता वाला भाव आ गया है,
खुद आ गया तो सीखने के लिए सोचेगा हर वक्त, कौन सी स्किल एक्वायर करूं, कम्युनिकेट कैसे करूं, लोगों से बात कैसे करूं, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट और अच्छे से कैसे करूं। जुपिटर अगर आ गया है, इसीलिए एक्सॉल्टेड है जुपिटर यहाँ पर, तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुद का उद्धार नहीं और लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। शनि अगर कैंसर में है तो हर वक्त दिमाग में एक काम को लेकर प्रेशर बना रहता है, इसीलिए इसको विषयोग बोला गया, नेचुरल विषयोग बन जाएगा ना कैंसर के साइन में अगर सैटर्न आ गया तो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेना ऑफिस में, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या काम की वजह से परेशान रहना। लियो में अगर आ जाए, सॉरी सैटर्न हो गया, वीनस अगर आ जाए कैंसर साइन में, तो आपको पता है अब क्या हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है हर वक्त, शुक्र से संबंधित, और पैसा कैसे कमाया जाए, रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे किए जाए, रिलेशनशिप्स वगैरह, ये सब ज्यादा चल रहा है, राइट। राहु आ गया तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब दिमाग में इल्यूजन्स चल रहे हैं, अब दिमाग में चल रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर टेंशन चल रहे हैं। केतु आ गया है तो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक कुछ भी आप स्टिक होकर किसी चीज को कर नहीं पा रहे हो, अगर कैंसर आ गया है तो कहीं पे भी अगर आपका बहुत ज्यादा दिल लग रहा है तो आपको उससे हर्ट ही हो रहा है सिर्फ। दीज आर दी बेसिक्स, राइट। उसके अलावा ये एक टेबल है जो दिखाता है कि कौन सा ग्रह किस साइन में कितना टाइम रहता है और कितना टाइम उसको लगता है, राइट। तो सन का आपको पता है 1 मंथ का है, मून आगा आपका 2 दिन और 1 दिन का 1/4 हिस्सा जो होता है उसमें उतना रहते हैं उसमें। मार्स लगभग 27 दिन रहते हैं, मरकरी 7 दिन और कुछ, और जुपिटर जो है लगभग 1 साल रहते हैं एक साइन में। वीनस 18 महीने, सॉरी 18 दिन और कुछ और एक पार्ट है ना। सैटर्न 2.5 साल रहते हैं। राहु जो है लगभग 1.5 साल रहते हैं, राहु केतु, ठीक है। ये साइंस हैं जिनके एक्सॉल्शन साइंस और डेबिलेशन साइन लिखे हुए हैं, यानी सूर्य की स्थिति एक्सॉल्शन कब है, एरीज में, लेकिन डेबिलेशन कहाँ है, लिब्रा में। यानी अगर मेष राशि का किसी का सूर्य है तो उच्च का सूर्य है, तुला में है तो नीच का है। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है तो उच्च का है, स्कॉर्पियो में है तो नीच का है। मार्स कैप्रिकॉन यानी 10 नंबर राशि में उच्च का है, 4 नंबर में नीच का है। मरकरी 6 नंबर में उच्च का है, 12 में नीच का है। जुपिटर 4 में एक्सॉल्टेड एंड 10 में डेबिलिट। ठीक है। वीनस की अगर हम बात करें तो पाइसिस में एक्सॉल्टेड है और वर्गो में डेबिलिटेड है। सैटर्न लिब्रा में एक्सॉल्टेड है, एरीज में डेबिलिटेड है। राहु जेमिनाई में एक्सॉल्टेड बोला गया, जेमिनाई टॉरस, इवन सी, आपको सिंपल इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है राहु के लिए। राहु मरकरी के साइंस में अच्छे होते हैं, तो जेमिनाई में राहु हो या फिर वर्गो में हो बहुत बढ़िया है। टॉरस में भी अच्छा बोला गया, ठीक है। सेजिटेरियस का राहु जो होगा डेबिलिटेड है, तो जुपिटर के साइंस में राहु इज नॉट गुड एट ऑल, ओके। तो राहु हो तो बुध की राशियों में हो तो बेस्ट है, गुरु की राशि में होगा तो डेबिलिटेड है। केतु उसका बिल्कुल विपरीत है, अगर जुपिटर के साइंस में रहते हैं केतु तो अच्छे माने गए, और अगर बुध की राशि में जाते हैं तो डेबिलिटेड माने गए। इसके अलावा ये वही है जहां पर हमने बात करी थी कि सारे नक्षत्रों का आपको पता होना चाहिए कि किस नक्षत्र का कनेक्शन किस पार्ट से है, और वो सब कुछ है ना। इसके अलावा जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वर्ग कुंडलियों पे बहुत ध्यान देंगे, जैसे D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। D3 सिर्फ आपके सिबलिंग्स का नहीं है, ठीक है। D3 से आप देखते हो कि आपके लाइफ में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, कितनी सीवियर आपको डिजीज होगी, वो D3 भी दिखाता है। D3 के अलावा हम लोग देखेंगे D12 को, D12 से भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो वर्ग कुंडलियों का भी यहाँ पर यूज होगा। D30 हम लोग यूज करने वाले हैं, देखो लिखा हुआ है ना, मिजरीज, ट्रबल्स, डिजास्टर्स आपके लाइफ में कितने आएंगे। 22वां देशकान क्या होता है, 64वां ये क्या होता है, नमाज क्या होता है, ये सब हम करेंगे कवर आगे। इसके अलावा हम थोड़ा योगिनी दशा की तरफ भी ध्यान देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी योगिनी दशा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक्स दे दूंगा। और योगिनी दशा क्या है कि एक शॉर्ट दशा है, और उसमें आप देखोगे कि मंगला जो है, जो मंगला यानी मून की दशा, जैसे आप विमशोत्री जब करते हो तो उससे काफी अलग है ये। तो मून की दशा क्या हो रहा है, 1 ही साल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सन की जो दशा है वो 2 साल की है, इसको पिंगला बोला गया। धान्य जो है जुपिटर की है 3 इयर्स, भ्रामरी जो है मार्स की है 4 इयर्स, भद्रिका मरकरी 5 इयर्स, उल्का सैटर्न 6 ईयर, सिद्धा जो है शुक्र की दशा है 7 साल की, संकटा जो है राहु की 8 साल की। हालांकि जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा सा लॉर्डशिप चेंज करके फॉलो करता हूँ, मैं ये वाली लॉर्डशिप फॉलो नहीं करता हूँ, आपको मैं अभी बता दूं। जैसे जुपिटर के लिए मैं लेता हूँ सिद्धा, ठीक है।
उल्का संकटा सेम रहेगा, सिद्धा मैं लेता हूँ जुपिटर के लिए। तो कुछ चेंजेस हैं, विल कम टू दैट। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें योगिनी दशा का भी हम अध्ययन करेंगे, या योगिनी दशा से भी चार्ट्स को देखेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा आयुर्वेद को भी यहाँ पर लेके आएंगे, थोड़ा सा नहीं, खैर बहुत ज्यादा हम इसको यूज करेंगे आयुर्वेद को। कैसे हमारे बॉडी का जो बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और आपके बॉडी में कौन से दोष होते हैं। एक चीज मैं, सिंस यू ऑल आर हियर, तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं सबको सजेस्ट करूंगा, आजकल तो कई सारे आप अपने आसपास गूगल मैप्स पे सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स या ये क्लिनिक्स मिल जाएंगे जो फ्री कंसल्टेशंस करते हैं। अगर या तो नॉमिनल फीस रहता है उनका 100 200 500 रुपए होगा मैक्सिमम, इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो आप एक मिनिमल कॉस्ट पे आप अपना आयुर्वेदिक असेसमेंट कर सकते हो। ये करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये असेस कर लिया कि आपके बॉडी में वात का प्रॉब्लम है, पित्त का है या कफ का है, सो उसके बाद ना आप अपने लाइफस्टाइल को अगर उसके अकॉर्डिंग कर दो, जैसे कि वात वाले व्यक्ति को क्या खाना खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल उसका होना चाहिए, कौन सी नेचुरल रेमेडीज उसको करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट ना, योर लाइफ, मतलब आप ना सिर्फ अभी के लिए नहीं, जो आपका ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा बॉडी में वो तो ठीक होगा ही, लेकिन आगे के लिए भी आप सेफ हो जाओगे, आगे भी आपका एक अच्छा खासा लाइफ हो जाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू विजिट समवन, उसको बोलो मेरे को पूरा टेस्ट करे, आप मेरे को एक आयुर्वेदिक पूरा रिपोर्ट बना के दे कि मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरे बॉडी में कौन सा दोष है, मेरे बॉडी में कौन सा जो एलिमेंट है या दोष है जो बढ़ा हुआ है। अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पित्त बढ़ा है तो क्या करना है, कौन क्या होता है ना, कई बार जाने अनजाने आप ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे होते हो जो इन त्रिदोषों को और बढ़ा रहे होते हैं। तो किसी का अगर पित्त ऑलरेडी हाई है और वो बहुत ज्यादा मिर्ची वाला खाएगा तो उसको बहुत ज्यादा मेजर इशू होंगे लाइफ में, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। अब अगर हम इसको प्लैनेट से ऐड करें तो सूर्य पित्त को दिखाते हैं, चंद्रमा कफ है। चंद्रमा जब मेलिफिक इन्फ्लुएंस में जाएगा तो कफ का प्रॉब्लम आएगा हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। कफ मतलब क्या, जिन लोगों को टीबी हो जाता है, टीबी का जो इश्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम कफ बिकॉज ऑफ मून, ओके। इमोशनल इम्बैलेंस और वो सब कुछ है, कफ आता है, ठीक है। मार्स भी पित्त है, तो बॉडी में बहुत ज्यादा फायर होना, हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो मिर्ची मसाले वाली चीजें खाने से होता है, सारा वो पित्त है। मरकरी क्या है, मरकरी मिक्स्ड है, मरकरी हर एक चीज आपको दे सकता है तीनों। तो मरकरी अगर आप अच्छा कर लो अपना तो आपके तीनों दोष अच्छे हो जाते हैं। जुपिटर क्या है, जुपिटर भी कफ है चंद्रमा की तरह। वीनस क्या है, वात और कफ दोनों है, शनि वात है, ठीक है। तो आप नोटिस करो कि चंद्रमा, जुपिटर दोनों में कफ आया, इवन शुक्र में भी कफ आया, ठीक है। तीनों शुभ ग्रह हैं और बुध में तो है ही क्योंकि मिक्स्ड है, ठीक है। चारों जो ग्रह जिनको शुभ बोला गया, जिसमें मून और मरकरी डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, बट सबसे ज्यादा शुभ बोला गया शुक्र और देवगुरु बृहस्पति को। आप देखिए कफ उनके साथ आ रहा है। कफ ना बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, कफ होना कोई खराब चीज नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है एक लिमिट में है तो कफ इज नॉट बैड, ओके। बैलेंस्ड कफ इज गुड, बिकॉज कफ ही आपको ना इमेजिनेशन देता है। जिसका कफ अच्छा होता है ना वो इमेजिन कर पाता है, वो क्रिएटिव होता है, इंसान क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। ये सब हम आगे और करेंगे डिस्कस। तो ये रहा, ये तो था पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, 1 सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या है, मतलब कब होगा, हेल्थ इशू अगर होगा तो कब होगा, राइट। तो टाइमिंग के लिए जैसा कि हमने बात करी है, सिर्फ हमने विमशोतरी के भरोसे नहीं रहना है, हम लोगों ने योगिनी पे भी काम करना है। तो योगिनी के में भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और टेंशन मत लीजिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने योगिनी भी करना है, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें वैलिडेट करना है इवेंट को, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने कॉम्बिनेशंस देखे, आपने बता दिया कि इस तरीके की बीमारी होने के योग हैं, लेकिन कब होगा उसके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग में हम क्या कर रहे हैं, विमशोतरी यूज कर रहे हैं और योगिनी दशा यूज कर रहे हैं। उसके बाद होता है प्रॉपर उसको डायग्नोस करना। जैसे आपने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखा, आपने 6th हाउस से किसी प्लेनेट का कनेक्शन देखा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आप उससे ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब तो ये वाला हेल्थ इशू होगा आपको। तो आपको उसको डीपली समझना पड़ेगा, आपको उसको
रिसर्च करके देखना पड़ेगा। सिर्फ 6th हाउस से आपने आइडेंटिफाई नहीं करना है। जो हमने बात करी थी वर्ग कुंडलियों की, उस पे भी उसको लगा के देखना है। उसके बाद आपने सेवेरिटी देखनी है। क्या होगा ना कि चार्ट में आपको प्लस माइनस मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी का बहुत ही ज्यादा खराबी, मतलब 80% पूरा ही मेडिकल का बहुत होगा, एक्सट्रीम केसेस पे होगा, लेकिन हर किसी का तो नहीं होगा। हो सकता है किसी का ठीक ठाक सा हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो जाने वाला हो। तो उसके लिए आप देखोगे सेवेरिटी कैसे देखनी है। आपको बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कि कितना क्रिटिकल है ये। इसके अलावा ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि इसको ट्रीट कैसे करें। अब आपने टाइमिंग भी देख लिया, आपने प्रॉब्लम देखा, आपने टाइमिंग देखा, फिर अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, किस तरीके का रेमेडी दोगे, फिर उस पे आते हैं हम लोग। दैट इज द लास्ट स्टेज। ठीक है, तो फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हाउसेस, आपकी राशियां और ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हाउसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है केंद्र। केंद्र क्या है? 1 4 7 10। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब मुझे आपको वैसे बताना नहीं पड़ेगा, चार्ट वार्ट लगा के अब आप लोग समझ जाएंगे, है ना। सो जो 12 भाव हमने देखे थे, आप चाहो तो साथ में बना सकते हो या नोट कर सकते हो। जो 12 भाव देखे थे, उसमें से पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो भाव है, वो केंद्र कहलाया। केंद्रास आर बेसिकली द पिलर्स ऑफ एनी चार्ट। किसी भी चार्ट के पिलर हैं वो। अब यहां पर क्या है, आपके केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह, ये डिपेंड करेगा, इससे काफी फर्क पड़ता है आपके हेल्थ पे। दैट इज वन। तो पहला सूत्र क्या है कि केंद्र में किस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं। हमने अभी पीछे देखा कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, केंद्र चेक करना है किसी भी चार्ट में। केंद्र में देख लो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, शुभ ग्रह या पाप ग्रह। स्टेप 1, दिस इज अ वेरी बेसिक रूल। केंद्र त्रिकोण जिसका अच्छा है, उसका मेजरली प्रॉब्लम नहीं आता लाइफ में। ये मैंने पहले भी कई बार अपने सेशंस में बताया है। तो जब आप क्लासिफिकेशंस करते हो, क्लासिफिकेशंस करते हो घरों का, तो 1 4 7 10 आपने बोला केंद्र, 1 5 9 जो हाउसेस होते हैं वो आपके त्रिकोण हो गए। 2 5 8 11 जो हैं उनको बोला गया पनफर। 3 6 9 12 को बोला गया अपोक्लिम। और त्रिकोण मैंने आपको बता दिया 1 5 9। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए। अब आयु स्थान क्या है, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आयु स्थान है तीसरा भाव और 8वां भाव। तो किसी की कोई आपसे पूछे कि मेरी आयु कितनी लंबी है या कितनी शॉर्ट है, उसके लिए आपने क्या बोल देखना है, उसका आपकी नजर जानी चाहिए तीसरे भाव पे, 8वें भाव पे। कैसे ग्रहों का प्रभाव है तीसरे भाव पे या 8वें भाव पे, आप उसको आंसर कर दो। बिकॉज दीज आर दी हाउसेज ऑफ लॉन्जिविटी। लेकिन कौन सी हेल्थ इश्यूज होंगी, लॉन्जिविटी कम या ज्यादा होगी, ये भी यही भाव बताएंगे। इसके बाद आपने क्या एनालाइज करना है, हमने 2 रूल्स कर लिए हैं, अब नोट कर लो। प्राची, यू आर देयर? यस सर। हाँ, नोट करो। आप, मुझे आप पे ही भरोसा है, मुझे पता है बाकी लोग नहीं करेंगे नोट, आप करो एटलीस्ट। ठीक है, यस सर। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो केंद्र, केंद्र मैंने बताया, केंद्र त्रिकोण क्या होते हैं, पनफर क्या है, अपोक्लिम क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया। ये तो ये ग्रुप पे ग्रुप कर लिया हमने। उसके बाद आयु स्थान क्या है, आयु स्थान है 3 और 8। 3 और 8 जो है आपके आयु स्थान है। तो लॉन्जिविटी कोई आपसे पूछ रहा है, हेल्थ इश्यूज पूछ रहा है, डेथ का सवाल पूछ रहा है, तो 3 और 8 आपने देखना है। हालांकि कभी भी किसी का डेथ प्रिडिक्ट नहीं करना, अगर आपको आता भी हो। बहुत सारे सूत्र हैं और कोई बड़ी बात नहीं है डेथ का एक आइडिया लगाना या एज का लगाना, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आई डोंट फॉलो इट, बाकी रेस्ट इज अप टू यू, बिकॉज आई डोंट फोर्स एनीवन, बट आई डोंट टेल एनीवन कि आपका इतना आयु है या इतना आपका अप्रॉक्स एज है। तो डोंट डू दैट। इसके अलावा मारक स्थान, मारक स्थान क्या होते हैं? जैसे कि तीसरा भाव और जो 8वां भाव है वो आयु दिखाता है, किसी भी भाव से 12वां उसका लॉस दिखाता है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, इसीलिए तीसरे भाव से जो बात हुआ, तीसरे भाव से जो जस्ट पीछे आया दूसरा भाव आता है, उससे जस्ट पीछे दूसरा भाव क्या है, मारक भाव है। 8वें से 12वां देखोगे 7वां है, तो 7वां भाव भी मारक है। तो 2 और 7 क्या हो गए, मारक। तो एक आपने मारक का भी एनालिसिस करना है। तो क्या क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण, आयु स्थान 3 8 और मारक स्थान 2 7, ये आपने एनालाइज करें। उसके बाद आपने क्या देखना है ना, बच्चे हाउस कौन से हैं, 3 6 10 11। तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर। 3 6 10 11 का ना बहुत ज्यादा रोल आपको मिलेगा खराब करने में, चीजों को हेल्थ इश्यूज देने में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। कैसे होगा आगे बताऊंगा।
3 6 2 11 को आपने, सॉरी 3 6 10 11 को, जिसको बोला गया त्रिषण आय, है ना। 3 6 10 11, 10 को कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 3 6 10 11। उपाच्य के बाद आपने देखना है त्रिक भाव। त्रिक भाव को प्राशर ऋषि और बहुत ज्यादा कॉमनली बोला गया कि ये मेलेफिक हाउसेज हैं। 3 6 8 12 को मेलेफिक बोला गया। लास्ट जो आपने नोटिस करना है वो है 6 8 और 12वां भाव। 6 8 और 12वां भाव, इतना आपने नोट करना है। उसके अलावा याद रखिएगा, जो हमने स्टार्ट कैसे किया था सेशन, हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स से, तो बेसिक्स नहीं भूलने हैं, बेसिक्स आपको हमेशा माइंड में रहने चाहिए। अब होता क्या है ना, राशि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कौन सी राशियां मूवेबल हैं, कौन सी फिक्स्ड हैं और कौन सी मिक्स्ड हैं, मतलब ड्यूल साइन जिनको बोलते हैं हम लोग। तो मूवेबल साइन कौन से होते हैं? 1 4 7 10, ठीक है, दीज आर दी मूवेबल साइंस। ये चेंजेबल हैं, ये बदले जा सकते हैं, ये बदले जा सकते हैं, ठीक है। सो जब आप चार्ट एनालाइज कर रहे होगे या मेडिकली इसको देखोगे, तो आप अगर इन साइन से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको पता है सिचुएशन को बदला जा सकता है। फिक्स साइन 2 5 8 11, अगर ऐसे साइंस हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे ज्यादा चेंज आप कर नहीं पाओगे। ये जो है लंबे समय का प्रॉब्लम है, ये दिखाएगा आपको लंबे समय की प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज जिसे बोलते हैं। 2 5 8 11 क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय का दिक्कत। 1 4 7 10 में चीजें फिक्स हो सकती हैं, जल्दी हो सकती हैं, और 3 6 9 12 में एफर्ट्स लगा के काम हो जाएगा। नेचर हम लोगों ने बात करा था कि 159 जो है इज अ फायरी साइन, सो बहुत अच्छा है, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 159 में एनर्जी है, वो अपना पूरा देते हैं 100%। ये साइंस जो है, इन साइंस में बैठे हुए प्लैनेट पूरा अपना 100% देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हालांकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होने से क्या है, जब भी जो एक्सीडेंट्स वगैरह का जो केस होता है वहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा आपको 159 का। 2610 क्या है, सेकंड बेस्ट है। जैसे 159 में बहुत फायर था, बहुत एनर्जी था, तो 2610 जो है सेकंड लेवल पे अच्छे हैं। तीसरे लेवल पे कौन है, एरी साइन 3 7 11। लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो साइन है वो है 4 8 12, जो है वाटरी साइन। हमने पहले भी बात करी कि कैसे 4 8 12 ना आपको हमेशा फंसा के रखता है, इमोशनली फंसा के रखेगा, ठीक है। या तो कोई पास्ट आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप दबा के रखोगे, जिसको आप भुला नहीं पाओगे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना। और या तो 12वां क्या है, बिल्कुल ही सब चीजों का त्याग। 4 8 12 में क्या है, देखो यहाँ पर जैसे 12वीं जो राशि है ना, वहां पर जो रेमेडी है वो समर्पण ही है। वहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा भगवान पे, क्योंकि 12वीं राशि लास्ट है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया जो करना था हो गया अब, ठीक है। तो आपको साइंस की क्वालिटीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक्स, जैसे आप लोग सभी प्रैक्टिस कर ही रहे हो ज्योतिष, तो आपको पता है चार्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, कोई भी चार्ट बन के आ जाता है। चार्ट बन के आ जाता है, उसके अंदर कौन से 9 प्लैनेट्स हैं वो भी आप जानते हैं, सूर्य से लेकर केतु तक, ठीक है। भगवान सूर्य हैं, फिर चंद्रदेव हैं, चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। ये तो हो गया, यहां तक हमने बेसिक्स देखे, हमने आपको बताया कि कौन सी चीजें हैं जो आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा। कारक का तो हमने देख लिया कि भाई कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि को गवर्न करता है, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ। तो शुभ में सबसे ज्यादा शुभ जो है शुक्र है, जुपिटर है, दीज आर दी मोस्ट बेनिफिट, ठीक है। चंद्रमा अगर सूर्य से 3 घर दूर है, आगे या पीछे कैसे भी, तो शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ है, ठीक है। पर चंद्रमा पे आपने देखना होता है कि कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, जो कि अक्सर होता है, ठीक है, तो वो मेलेफिक हो जाएगा। लेकिन जो वो 3 घर वाला सूत्र है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट सूत्र है। 3 घर आगे 3 घर पीछे डिफरेंस होना चाहिए। एक्चुअल जो सूत्र कहता है वो ये कहता है 72 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो वो शुभ है। बुध की अगर बात करें, बुध मेलेफिक्स के साथ नहीं होना चाहिए, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मेलेफिक हो जाता है। आई होप मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूँ और हम लोग सब एक पेज पे हैं। सर थोड़ा यस सा सर। तेज जा रहा है। अच्छा ठीक है, जी सर, थोड़ा सा धीरे। ठीक है, ठीक है।
तो अभी तक हमने मोटा मोटा बेसिक्स ही पढ़े हैं, 9 प्लैनेट्स, 12 भाव, 12 राशि, है ना, जो वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर आपने किसी ने मिस किया है तो। बेसिक्स, लेकिन यही बेसिक्स ना आपको आगे काम आएंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या दिखाता है, वो सारा बेसिक्स है। तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह शुक्र और जुपिटर हैं, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति हैं, उसके अलावा बुध और चंद्रमा, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। और मंगल, शनि, राहु, केतु मेलेफिक्स में आते हैं। और सूर्य जो है क्रूर हैं, लेकिन उनको मेलेफिक में ही काउंट होगा। जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा शुभ या अशुभ, तो वो मेलेफिक में ही आते हैं, हालांकि वो क्रूर हैं, मेलेफिक नहीं है। एक्सॉल्शन डेबिलिशन हम लोगों ने स्लाइड में ऑलरेडी देखा था, कौन सा प्लेनेट कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है। लेकिन याद रखना एक्सॉल्शन डेबिलिशन क्या है। आप, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को ना बहुत ज्यादा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन फिर भी ना बड़ा उसको बड़ा महत्व देते हैं कि भाई उच्च का है, नीच का है, इतना इतना साल हो गए करते करते, फिर भी भाई उच्च नीच ना षडबल में से सिर्फ एक पॉइंट है, 6 में से एक कवर किया ऑलरेडी, यूट्यूब पे है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको, बाकी फैक्टर्स भी दिखने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, बट 6 में से एक पॉइंट है वो। इसके अलावा आपने देखना है कि म्यूचुअल रिलेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब आप एक्सॉल्शन डेबिलेशन, ऐसे ही आप एक और उसमें बल होता है कि प्लेनेट कैसी राशि में, शत्रु राशि में है कि मित्र राशि में है, उसका प्लेसमेंट कैसा है। तो किसी भी ग्रह की दोस्ती और दुश्मनी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अब ये हम आगे देखेंगे इसको। तो यही सारे बेसिक्स आपके काम आने वाले हैं। दृष्टि का बहुत प्रभाव रहेगा। दृष्टि ना पूरा गेम बदल देगी। आपको हो सकता है कोई भाव या कोई राशि बहुत बढ़िया देखती है, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई मेलेफिक वहां देख रहा है ना, उसका बहुत रिजल्ट है। ये मत सोचिएगा कि दृष्टि पड़ रही है तो नहीं वहां पे बैठा होगा। हम लोग कई बार ना चार्ट्स को देखते हुए बायस हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं सर इसका भी तो दृष्टि है, उसका भी तो दृष्टि है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इफेक्ट है। जुपिटर कहीं देख रहे हैं तो वो शुभ दृष्टि है, वो आपको काउंट लेना पड़ेगा। शुक्र कहीं देख रहे हैं तो शुभ दृष्टि है। लेकिन ऐसे ही अगर एक मेलेफिक भी कहीं देख रहा है तो उसका अपना प्रभाव है, वो करेगा अपने तरह से, रिजल्ट देगा वो। इसके अलावा आगे चलते हैं। कंबंशन क्या होता है? जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त कौन करते हैं? सूर्य करते हैं। कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाता सही से। ऐसा है कि उससे पावर छीन ली आपने। देयर इज नो डिबेट इन दिस। लोग बोलते हैं ऐसा वैसा नहीं, कहीं ना कहीं उसका शक्ति छीन तो होता है। जो उसकी कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, वो तो कम हो ही जाती है। कंबंशन डेफिनेटली डज दिस। चार्ट्स में जब आप लोग करते भी होंगे एक्सपीरियंस, तो कंबस्ट का अपना रिजल्ट है। सूर्य के जितने पास जब ग्रह जाते हैं तो कंबस्ट हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक डिग्री होती है हर ग्रह की, वो आप देख सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। तो क्लोज जाने पे सूर्य से वो अस्त हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर में भी आपको ऐसे सी करके ब्रैकेट में सी लिखा हुआ आएगा, कंबस्ट। डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉफ्टवेयर यू यूज। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है रेट्रोग्रेड, वक्री। वक्री क्या है? वक्री भी डिसाइड करते हैं सूर्य। इसीलिए तो राजा है ना, राजा डिसाइड करता है राजा के पास कौन आएगा, कौन बगल वाली सीट में बैठेगा, कौन दूर बैठेगा, कौन बात कर सकता है कौन नहीं, राजा डिसाइड करता है। सूर्य डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह अस्त होगा, कौन वक्री होगा, कौन कितनी स्पीड से चलेगा। क्योंकि वक्र क्या है? वक्र आपकी गति तो है। इसीलिए जब प्लैनेट वक्री हो जाता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई प्लैनेट बहुत ज्यादा, अब कई जगहों पे इसको नेगेटिव बोला गया, पॉजिटिव बोला गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं जो मैंने पढ़ा है कि वक्री इज नॉट अ बैड थिंग। ओके, वक्री होने का मतलब है कोई प्लैनेट जिद्दी हो गया है। जिद्दी होना हमेशा खराब थोड़ी है। अगर आपको कोई अच्छा प्लैनेट जिद्दी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अगर किसी का योग कारक प्लैनेट जिद्दी हो जाए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जिद्दी तो चाहिए हमें, वो शांत नहीं चाहिए ना। लेकिन when it comes to medical astrology, वक्री planets are not good। ये लिख लो। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं, आपके जो हेल्थ में जो इश्यूज आप देख रहे थे उसको और बढ़ा देंगे अब। तो हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन इन जनरल वक्री प्लैनेट्स अच्छे हैं। तो जिद्दी हो जाते हैं बेसिकली। अब हम कौन कौन से चार्ट्स को देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा एक ये चीज पढ़ लेना, एज अ होमवर्क लिख लो इसे, कि कौन से ग्रहों के कौन से नक्षत्र हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र जो है, किस किस ग्रह का कौन सा नक्षत्र है, वो भी पढ़ लोगे तो आपके आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला जो चार्ट हम लोग एनालाइज करते हैं वो होता है राशि चार्ट, जो D1 जिसको बोलते हैं, लग्न चार्ट। तो लग्न चार्ट क्या है? एक ओवरऑल पिक्चर है आपका। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्ग चार्ट। हर वर्ग कुंडली का एक जो बन के आया, वो है आपका लग्न चार्ट या राशि चार्ट।
इस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है और रहना चाहिए। तो पहला चार्ट हमने देखना है D1, दूसरा चार्ट हमने देखना है नवमांश D9। नवांश मतलब क्या? नौवां अंश, उसके नाम में ही है ना, नौवां अंश है D1 का। तो जब आप ज़ोडिएक को बराबर बराबर मतलब हर उसको 9 हिस्सों में बांटोगे तो नवांश बन जाता है 3 डिग्री 20 मिनट का। फिर उसमें ना एक पूरा एक कैलकुलेशन है, वो आप सीख सकते हो। हालांकि देखो मैं कैलकुलेशंस पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं फोकस नहीं करता। अगर आप करते हो अच्छी बात है, गुड गुड फॉर यू। अगर आप ये देखना चाहते हो कि नवांश निकलता कैसे है, चर राशि हो तो क्या नवांश होगा, कर सकते हो आप, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर दे देता है। माई फोकस इज ऑलवेज इनटू प्रिडिक्शन। मेरा रहता है कि प्रिडिक्ट कैसे करें हम। कैलकुलेशन पे फिर फायदा क्या होगा ना, इतना इवॉल्व हो गए हम लोग। अच्छी बात है अगर आप प्रिडिक्शन करते हो, अच्छा वो कैलकुलेशन करते हो तो अच्छा है। तो पहला D1, दूसरा D9, तो हमने 2 चार्ट देखे। तीसरा आपने जो चार्ट देखना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वो देखना है D3, द्रेखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्थ का जब भी होगा बिना द्रेखना के नहीं होता। चौथा चार्ट जो आपने देखना है, आपने देखना है द्वादशांशा D12। हालांकि जो D12 है वो देखा जाता है पेरेंट्स के लिए। अगर कोई पूछे कि मेरे पेरेंट्स का बता दो, तो आपके पास अगर चार्ट नहीं है तो अगर उसका चार्ट करेक्ट है तो आप D12 देखिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना जब भी आप वर्ग कुंडलियों पे काम करते हो तो डेट टाइम वगैरह सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम इधर उधर है तो पूरा चार्ट पूरा वर्ग कुंडलियां बिगड़ जाएंगी। ठीक है, फिर आप D1 पे स्टिक करो। अगर बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है कि क्या है तो, या तो फिर ना प्रश्न कुंडली बनाया करो। प्रश्न कुंडली पे जो भी मैं सूत्र बताऊंगा सारे लगेंगे। अगर मान लो कोई कह रहा है कि मेरे को डाउट है, मेरे को दिन पता है लेकिन टाइम नहीं पता, तो उसको बोलो तू रहने दे, मैं प्रश्न कुंडली बना लेता हूँ। प्रश्न कुंडली बनाओ, उसमें ये सारे रूल लगाना। तो अगला चार्ट जो आपने देखना है, चौथा चार्ट, वो आपने D12 देखना है, द्वादशांशा। ऐसे ही D3 जो होता है सिबलिंग्स का होता है। D3 जो था सिबलिंग्स के लिए था, तो सिबलिंग्स भी देखते हैं, लेकिन D3 से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में स्पेशली हेल्थ का हम परस्पेक्टिव से देखेंगे। इसके बाद जो एक आखिरी चार्ट है जो आपने देखना है, वो है D30, त्रिमशा। D30 जैसे जैसे इनके आगे जो लिखा हुआ है ना, वो उतने ही हिस्से में आप हर हाउस को डिवाइड कर रहे हो। D9 में आप 9 हिस्से कर रहे थे, D30 में आप 30 हिस्से कर रहे हो। इसीलिए टाइम एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, वरना ना पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। एक एक सेकंड, 1 मिनट भी इधर उधर होगा, डिपेंड्स ऑन दी चार्ट। जैसे D60 जो है वो हर मिनट में बदल रहा है। 60 है ना, 60 हिस्से हैं उसके, तो वो तो एक एक मिनट में वो चेंज हो जाएगा। So can I ask something? या Sir, जो आप कह रहे हो D9, that means D1 is a splitting of 360 degrees into 12 parts. सॉरी सॉरी, विच वन? जो D1 होता है वो पूरी जोडियाक जो 360 डिग्री है उसको आप 12 में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो जो D9 है वो वही 360 को 9 में कर रहे हैं। वो हर हाउस को 9 में कर रहा है। वो हर हाउस को 9 में कर रहा है, तो फिर अभी ये D9 में फिर हम कौन से हाउस के 9 देख रहे हैं? मतलब कौन से वाले? हर हाउस के अगर 9वां हिस्सा कर रहे हैं D9 में, तो वो जो कैप्चर करते हैं जो हम D9 में देखते हैं वो कौन से हाउसेज हैं? नहीं, आप इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, उसमें कैलकुलेशंस में जाओ मत ना। वो मैं उसके अच्छा। पीछे का आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 3 डिग्री 20 मिनट, जो कि एक नक्षत्र भी होता है। इसीलिए नक्षत्र हाँ। पद अगर आप पढ़ोगे तो नक्षत्र पद में भी तो इट्स ऑल ऑफ कैलकुलेशन। इसमें मत पढ़ो आप, सिंपली जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उसमें D9 में जाओ और वहां पे आप हाँ, देखो D9 का एक चार्ट बन के आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर राइट, वो तो लगना, है। आपका D9 यस। बन के आ जाएगा, है ना। तो वो वही कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, वो 9 हिस्से करके जिस भी डिग्री पे आपका लग्न था और जो भी आपका साइन था उस हिसाब से आपको नवमांश मिल जाएगा। आपको कैलकुलेशन सीखना है अगर, तो उसकी वीडियोस हैं अवेलेबल। आई थिंक मैंने भी बनाई है या नहीं, बट वो है अवेलेबल, वो आप कर सकते हो। बट डायरेक्टली फोकस ऑन D9 ना, सॉफ्टवेयर में खाली D9 देखो आप, और नहीं नॉर्मली मुझे इसको जैसे वही ना, देखते हो वैसे नहीं ही सर, वो देखो। तो वो होता है ना, जैसे D9 का फोकस जैसे ऑन स्पाउस एंड मैरिज पे मेनली बताते हैं ना, तो मुझे लगता था कि ये 7th हाउस का फर्दर विस्तृत वो है। वो है। हाँ, हाँ, वो मुझे इसलिए ये बोला लगता था। गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि स्पाउस के लिए बोला गया ना। तो 7th हाउस से आप देखते हो स्पाउस, तो बोला गया कि 7 जी। से तो आपने देख लिया, आप एक काम करो D9 के लग्न में भी देखो, D9 के चार्ट को देखो, क्योंकि वो स्पाउस का चार्ट है। वो इसलिए बोला गया, उसका रीजन डिफरेंट है।
ठीक है, अब मैं लास्ट में लूंगा क्वेश्चंस प्लीज, है ना, अब फ्लो को इंटरप्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो यहां तक मैंने बताया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद दशा की बात करेंगे, तो दशा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दो दशाएं हम लोग यूज करेंगे, एक विंशोत्तरी यूज करेंगे और एक करेंगे योगिनी। अब अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टीच यू योगिनी इन बिटवीन, मतलब मैं इसके बीच में आपको योगिनी नहीं सिखा सकता, क्योंकि योगिनी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो योगिनी जब हम सीख लेंगे तो हम उसको फिर करके देख लेंगे। विंशोत्तरी भी सिर्फ जो यूज करते हैं अच्छा करते हैं, वो भी दो दशाएं इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। तो काल चक्र यूज करते हैं कई लोग, है ना, चर राशि, चर दशा है, बहुत सारी दशाएं हैं, ठीक है, त्रिशूल दशा है, नारायण शूल दशा है, बहुत कुछ है ना। तो विंशोत्तरी में क्या है कि हर प्लेनेट को कुछ साल दिए गए, जैसे सैटर्न को 19 साल दिए गए, मार्स को 7 साल दिए गए, राहु को 18 साल दिए गए, जुपिटर को 16 साल दिए गए। तो हर प्लेनेट के कुछ कुछ साल हैं। जब आपका जन्म होता है उस वक्त पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके लॉर्ड की आपको दशा मिलती है। उसमें से जो पीछे जो आप भोग चुके होते हो वो माइनस हो जाता है, बाकी उसका बैलेंस आपको मिल जाता है, फिर आपका वही सीक्वेंस चलता है, क्योंकि सीक्वेंस फिक्स है दशाओं का। योगिनी क्या है? योगिनी 36 साल की दशा है। जैसे उसमें चंद्रमा की दशा है वो सिर्फ 1 साल की है, सूर्य की दशा सिर्फ 2 साल की है, ठीक है। तो योगिनी ये है। योगिनी जो दशा है ना, योगिनी मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये देवी से रिलेटेड है, देवी की दशा है, ठीक है। तो योगिनी में क्या है, आपका जो टाइम स्पेन था वो बहुत छोटा हो गया। विंशोत्तरी में तो 120 साल है, योगिनी में सिर्फ 36 साल है, ठीक है। आप कोई और दशा भी यूज कर सकते हैं, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट आपका इवेंट दोनों दशाओं में हो रहा हो। अच्छा, याद है हमने अभी पढ़ा था दोषों के बारे में, त्रिदोष, वात पित्त और कफ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि यही 3 जो दोष हैं यही सारी बीमारियों को पैदा करते हैं, यहीं से ही सारी बीमारियां आती हैं। अगर कोई भी इंबैलेंस रहेगा इन दोषों के बीच में तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का वात का प्रॉब्लम है, तो वात क्या करता है आपके बॉडी में, वायु से संबंधित दिक्कतें आती हैं। जैसे ज्वाइंट पेन जो है वो वात से आता है। आप देखोगे सैटर्न रूल करते हैं वात को। सैटर्न आप याद करो कि जो 10वां और 11वां भाव था वो भी सैटर्न का था। वात वात हमने देखा था कि सैटर्न जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो भी वात है, और वात से ही आपके ज्वाइंट पेन्स हैं। इवन जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान को, वो भी वात है। पित्त क्या है? पित्त है हीट होना, बॉडी में एक्स्ट्रा हीट होना, इन्फ्लेमेशन होना, फीवर, ये सब कुछ हीट से होता है। लिवर, लिवर का क्या कॉन्सेप्ट है? लिवर में भाई मेन जो कंपोनेंट है खाने के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें तो जठराग्नि है, जो खाने को पचाती है। खाना नहीं पचेगा तो वो क्या बनता है? जहर बनता है, आयुर्वेद बोलता है। जो खाना नहीं पचा वो जहर बनता है पेट में। तो लिवर भी इसी में ही आता है। कफ क्या है? कफ जिन लोगों को ठंड से संबंधित या इस तरीके का जो कोल्ड हो जाता है, अस्थमा होता है, ये जो प्रॉब्लम आता है ये कफ से आता है। तो वात पित्त और कफ। प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सूर्य का कनेक्शन बनेगा तो पित्त देगा, हम लोगों ने बात करी। मून रहेगा तो कफ देगा, वात भी देता है इन सम केसेस। मार्स रहेगा तो पित्त देगा अगेन, ठीक है। तो वो वाला टेबल जो मैंने शेयर किया था, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से प्लैनेट किस दोष से जुड़ा हुआ है। मरकरी तीनों दोषों को कंट्रोल करता है, तीनों दोष आपको दे सकता है, और तीनों ही दोष आपके अच्छे भी कर सकता है। जुपिटर इज अगेन कफ, वीनस जो है वात और कफ दोनों है उसमें। शनि जो है वो वात है, राहु वात है, और केतु पित्त है। केतु इज अ फायरी प्लैनेट, याद रखिएगा। जैसे मार्स है ना वैसे ही केतु है, इसीलिए बोला गया कुजवत केतु, यानी मंगल जैसे हैं केतु। और शनिवत राहु, तो शनि की तरह है राहु, इसलिए राहु भी वात देते हैं, शनि भी वात देते हैं। जो हम बात कर रहे थे पैरों में गैस का जो प्रॉब्लम है, या फिर वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में, वो सारा वात से आता है। एक चीज याद रखना, याद है हमने पिछला कोर्स किया उसमें भी हम लोगों ने बात करी थी कि बेनिफिक और मेलेफिक्स का आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी भी बेनिफिक है, कौन मेलेफिक है? मेलेफिक्स आर मेलेफिक्स, ठीक है, दैट इज वन।
वो हम लोग बात करी कि कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है। लेकिन राहु केतु जो है ना, जिनको सबसे ज्यादा मैलेफिक बोला गया, उनका मैलेफिक होना काफी हद तक डिपेंड कर जाता है उनके साइंस में, कि किस राशि में वो बैठे हैं और उनके राशि का स्वामी कैसा है। कारण क्या है कि राहु केतु का अपना कोई वो नहीं है, बिकॉज दे आर दी पॉइंट्स, दे आर बेसिकली शेडो प्लैनेट्स है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको किसी का राहु केतु देखना है ना, ऐसे जज नहीं होता कि इस हाउस में है ऐसा है, आप देखो उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, कितना वेल प्लेस्ड है। राहु केतु का अगर लॉर्ड ही डेबिलिटेड है, उसके पास बल नहीं है, 6 8 12 में चला गया है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, तो राहु केतु आपको मेलिफिक इन्फ्लुएंस ही देंगे। अगर उनके लॉर्ड्स अच्छे हैं तो अच्छा देंगे। आपको पता है राहु केतु भी आपको राजयोग दे सकते हैं, इफ दे आर सिटिंग इन द केंद्र और त्रिकोण। पराशर ऋषि कहते हैं केंद्र त्रिकोण में बैठे हों या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया राजयोग है। ठीक है, तो हमेशा वो मेलिफिक ही नहीं है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत ज्यादा जो डिपेंड करेगा ना, जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत ही एक जनरल बात करते हैं किसी भी ग्रह को किसी भी हाउस में देखकर या राशि में देखकर, वो करना उतना अच्छा नहीं है। आपका बहुत ज्यादा एक फोकस होना चाहिए कि लग्न कौन सा है ना। ये हमने जब हमने बेसिक्स का एक पूरा कोर्स किया था, तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट लग्न के लिए कौन से प्लैनेट शुभ हैं, कौन से बहुत ज्यादा शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं और कौन से मारक हैं। ये चारों चीजें हमने कवर करी थी एक वीडियो पे, ये वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब पे भी। इसके अलावा ना इसमें और भी कई सारे रूल्स हैं, और भी कई सारे रूल्स हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से चार्ट के लिए कौन से प्लैनेट उसको बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे या कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब प्राशर ऋषि के कुछ सूत्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्राशर ऋषि कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी बन जाएं तो वो शुभता को छोड़ देते हैं। प्राशर ऋषि कहते हैं कि अगर जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह हमने डिस्कस किया, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, अगर केंद्र के स्वामी बन जाएं तो अपने जो नेचुरल स्वभाव को, अपने शुभ स्वभाव को वो छोड़ देते हैं, दे बिकम मैलिफिक। इसी तरीके से अगर मैलिफिक्स, वो मैलिफिक नहीं बनते हैं लेकिन जो शुभता है ना, शुभता छोड़ देते हैं वो, ये प्राशर ऋषि कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर मैलिफिक्स अगर केंद्र के स्वामी बन जाएं, अगर पाप ग्रह केंद्र के स्वामी बन जाए तो वो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। दिस इज द रूल नंबर 1 बाय प्राशर ऋषि। अब दूसरा वो कहते हैं इसके आगे चल के कि अगर केंद्र का स्वामी है कोई प्लैनेट, अगर मान लीजिए कोई केंद्र का स्वामी है, तो उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा उस, बिकॉज ऑफ कोर्स मान लीजिए कोई मेलिफिक प्लैनेट है लेकिन उसके पास एक केंद्र का हाउस है, तो अब वो मेलिफिक नहीं रहा, उसके अंदर थोड़ी सी शुभता आ गई है। तो ये रोल है केंद्र का। और शुभ ग्रह अगर केंद्र से कनेक्शन बना रहे हैं या केंद्र के स्वामी बन रहे हैं, कनेक्शन नहीं, अगर केंद्र के स्वामी बन रहे हैं तो जो उनका कैपेसिटी है शुभता देने का वो कम हो जाती है, और जो अशुभ प्लैनेट है उनकी हार्म करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो दोनों का ही कैपेसिटी कम हो रहा है, शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का। लेकिन याद रखना, सिर्फ केंद्र के स्वामी होने से वो बहुत अच्छे, जैसे मान लो किसी का चंद्रमा केंद्र में, केंद्र का स्वामी बन गया, मान लो मेष लगन है तो चौथे घर के स्वामी बन गए चंद्रमा, तो उससे शुभ थोड़ी हो जाएंगे वो, या अशुभ थोड़ी हो जाएंगे। जो सूर्य वाला सूत्र है ना, 3 घर वाला, वो लगेगा। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वो लगेगा, राइट। तो ऐसे ही आप सिर्फ इस चीज से कि केंद्र का स्वामी है ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें और भी एक्सेप्शंस है आगे। और एक्सेप्शंस चाहे जो भी हो, एक शुभ ग्रह पूरी तरह से पापी नहीं हो जाएगा और एक पापी ग्रह पूरी तरह से शुभ नहीं हो जाएगा। उनका रिजल्ट देने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर कोई 100% शुभता दे सकता था जैसे जुपिटर या वीनस, तो वो 100 ना देके 80 पे आ जाएंगे या 70 पे आ जाएंगे। अगले सूत्र में प्राशर ऋषि कहते हैं कि केंद्र के स्वामी हमेशा शुभ हैं। 159 के जो लॉर्ड्स हैं दे आर ऑलवेज बेनिफिट। तो केंद्र का स्वामी जहां भी बैठेगा, केंद्र के स्वामी के साथ जो भी बैठेगा, वो शुभता वो फैला रहे हैं बेसिकली। तो केंद्र आर ऑलवेज पहले के टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि केंद्र के सॉरी त्रिकोण, त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। तो आप देखिए कई टाइम से चला हुआ आ रहा है कि त्रिकोण का रतन पहनाया जाता है 159 का। मोस्टली आप एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे ना,
किसी भी कॉमन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल से लेकर वैसे, तो उनका ध्यान रहता है कि त्रिकोण के स्वामी का पिना देते हैं, 159 के लॉर्ड्स का पिना देते हैं। थोड़ा सा कोई और थोड़ा समझदार होगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि दशा किसकी चल रही है, वो दशा के हिसाब से पिनाएगा, 159 का ही पिनाएगा, जिसकी दशा चल रही होगी 159 में से उसको उसका पिनाएगा। थोड़ा और कोई समझदार होगा तो वो क्या करेगा, देखेगा कि मान लो तीनों की दशा नहीं चल रही 159 के लॉर्ड्स की, तो देखेगा कि जिसकी दशा चल रही है क्या वो 159 के लॉर्ड्स का जो भी लॉर्ड बन रहे हैं उनसे थ्रू है। थोड़ा और कोई समझदार होगा तो वो देखेगा कि जिसका मैं रतन पिना रहा हूँ वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, राइट। और अगर उससे भी ज्यादा समझदार कोई होगा तो वो ये देखेगा कि मुझे रतन पहनाना क्यों है, व्हाट इज द रीजन, पहनाने की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो कई चीजें हैं इसमें। तो 159 के लॉर्ड्स हमेशा शुभ हैं। इसके बाद प्राशा ऋषि कहते हैं कि जो तीसरे घर का स्वामी है, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी है, 3, 6, 11, नोट कर लो, 3, 6, 11 के स्वामी हमेशा ही अशुभ हैं, ऑलवेज मेलेफिक, 3, 6, 11। इसके बाद वो कहते हैं कि 2, 8, 12 के जो स्वामी हैं वो न्यूट्रल हैं। उनका डिपेंड करेगा कि 12वें भाव का जो स्वामी है वो कैसा प्लेस्ड है, सेकंड हाउस का जो स्वामी है कैसा प्लेस्ड है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि 2, 8, 12 के स्वामी न्यूट्रल हैं। लेकिन आगे चल के वो बोलते हैं कि 8वें घर का जो स्वामी है वो एनीवेज हार्म ही करेगा, वो हार्म ही करेगा। तो 2, 12 का डिपेंड करेगा, 2, 12 का जो लॉर्ड है वो कैसा प्लेस्ड है उस पर। लेकिन जो 8वें घर का स्वामी है वो ज्यादातर लॉस ही देता है आपको, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, 8th लॉर्ड। इसलिए मैंने अभी ग्रुप में मैसेज भी डाला था, अगर आपको रेमेडी करना है तो 8th लॉर्ड के दिन आप फास्ट कर सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी टू डू। Sir, can I ask something? नहीं नहीं, लास्ट में, ठीक है। तो ये रहा, तो ये कुछ फाउंडेशन हम लोगों ने अभी नींव बनाई है कि हम अभी, आपको ये काफी कुछ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करने लगोगे ना, ये कुछ नहीं है, ये दीज आर जस्ट द चेकलिस्ट, बेसिक चेकलिस्ट है ये। अब केंद्र की अगर हम बात करें, हमने बोला केंद्र बहुत शुभ है, केंद्र बहुत शुभ है, लेकिन केंद्र में भी फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फोर्थ, फोर्थ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेवन, सेवन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 10th। त्रिकोण में फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 5th हाउस, 5th हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 9th हाउस। क्लियर। तो ये पावर है इनकी। केंद्र में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 10th है, त्रिकोण में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 9th है। अब 3, 6, 11 में अगर हम बात करोगे, जिसको त्रिषड आय बोला गया, त्रिषड आय, त्रिषड आय में भी 11वां सबसे ज्यादा मेलेफिक हाउस है। प्राशा ऋषि बोलते हैं 11वां भाव सबसे ज्यादा मेलेफिक है। संजय रथ सर इस पे बोलते हैं कि 11वें भाव में बैठा प्लेनेट या 11वें भाव का स्वामी आपको लाइफ में एक ना एक बार जरूर गिराता है, बहुत तगड़ा गिराता है, नीचे डाउनफॉल देता है। लेकिन अगर आप बाकियों को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि 11वें का तो 11वें में बैठा प्लेनेट या 11वें में बैठा 11वें का लॉर्ड तो बहुत बढ़िया होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, 11वें का लॉर्ड अच्छा नहीं है, 11वें में बैठे ग्रह अच्छे हैं। दो आठ बारह का जो हमने पढ़ा था, तो 2, 8, 12 में हमने बोला न्यूट्रल हाउसेज हैं, तो 2, 8, 12 में भी 12th इज मोस्ट पावरफुल। केंद्र में 10th, त्रिकोण में 9th, 2, 8, 12 में 12th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल। लेकिन जो 8वें भाव का स्वामी है वो पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है आपको इवल इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि 8वें घर का डिस्क्रिप्शन ही है ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स, डेथ। भाई आयु है तो डेथ है ना। 8वां भाव बहुत ही ज्यादा आपने केयरफुली एनालाइज करना है। अब आप देखो ना, 8वां भाव इतना ज्यादा खराब क्यों है, मतलब 8वें को हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत खराब है। 8वां इसलिए खराब है क्योंकि आप देखिए कि 9वें से 12वां है, आपके भाग्य का लॉस है ये। इट इज 12th फ्रॉम योर 9th हाउस, लॉस ऑफ भाग्य। इसीलिए हमेशा मेलेफिक रहेगा, क्योंकि हर किसी के भाव में 9वां भाव तो फिक्स है ना, भाग्य तो 9वें से ही देखोगे आप, 9वें का 12वां हमेशा फिक्स रहेगा 8वां भाव, इसीलिए 8वें का लॉर्ड खराब बोला गया। किसी भी भाव से 12वां उसके लॉस को दिखाता है। फोर्थ का अगर आपको लॉस देखना है फोर्थ हाउस का, तो 3rd हाउस है। 5th का लॉस देखना है तो वो 4th हाउस है, क्योंकि हमारा जो लॉस है 1st से 12th हाउस है।
लेकिन इसमें आगे एक चीज बोली गई कि अगर 8वें भाव का स्वामी जो है वो लग्नेश भी है, जैसे मेष लगन में लग्नेश भी होगा, तो वो उतना मेलेफिक नहीं रहा, क्योंकि वो एक लगन का स्वामी है वो। लेकिन इसमें भी आपने क्या ध्यान देना है, अगर 1 और 8 दोनों हाउसेस का अगर कोई प्लैनेट स्वामी है, तो उसमें ये ध्यान देना है कि उसकी पोजीशन कैसी है। अब ऐसा ना हो कि वो खुद ही मतलब खराब स्थिति में हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन 8वें का स्वामी ना, हमने बात करी थी 3 6 11, 3 6 11 में हमने बोला 3 से ज्यादा खराब छठा, छठे से ज्यादा खराब 11वां, 11वां मतलब सबसे ज्यादा मेलेफिक हाउस है। लेकिन याद रखना 11वें से भी ज्यादा खराब है 8वां, 8वें को नहीं छोड़ना। अच्छा देखो, मीन लगन, किसी का अगर मान लो मीन लगन है, तो शुक्र क्या हुए, शुक्र थर्ड लॉर्ड है, करेक्ट, एंड ऑल्सो दी 8th लॉर्ड। बहुत खराब है मीन लगन के लिए शुक्र। जब भी किसी भी लग्न में आप नोटिस करो कि कौन इन हाउस को ओन कर रहा है, मान लो 2 हाउस ओन कर ले कोई, 3 6 11 8, इनमें से 4 में से कोई 2 हाउस अगर कोई ओन कर ले, तो अब आपको पता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है उस चार्ट के लिए। अब वो ग्रह जितना कमजोर होगा उस चार्ट में उतना अच्छा है। इसको आपको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। जैसे कन्या लगन है, कन्या लगन में मार्स जो है तीसरे घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। तो कुछ भी कर लो, मार्स के रिजल्ट नहीं आने वाले कन्या लगन में। जितना तक को मार्स से संबंधित दिक्कतें आएंगी, आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, मान लो इसी लगन में एक्सॉल्टेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब जो रिजल्ट है ना मार्स के, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा आएंगे। अग्रेशन जो है नेगेटिवली काम करेगा इंसान के लिए। उसकी एनर्जी तो हाई है लेकिन नेगेटिव वे में हाई है, हाई बीपी का प्रॉब्लम और वो सब कुछ। वृषभ लगन है मान लीजिए किसी का, टॉरस साइन, तो जुपिटर बने 8th लॉर्ड, साथ ही वो बनेंगे 11th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड फॉर दी वृषभ लगन, टॉरस लगन के लिए तो अच्छे नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें वृश्चिक लगन की, 8 नंबर का अगर लगन हो तो मरकरी को ले लो आप, 8th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो बेड है। इसीलिए मंगल के लिए बुध और बुध के लिए मंगल, खास करके इन लग्नों में, हर लगन में नहीं, इन लग्नों में, 2 स्पेसिफिक लग्नों में। सो आपको ये समझना होगा कि कौन सा प्लैनेट एक्चुअली वो कर सकता है। एक्सॉल्टेड देखे खुश नहीं होना, वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्लैनेट मारक है या कोई प्लैनेट 3 6 8 11 में से हाउसेस को रूल करता है और तब वो स्ट्रांग हो जाए, तो उतना अच्छा नहीं है वो, उसमें खुश होने वाली बात है नहीं। लेकिन 8वें भाव का एक एक्सेप्शन है। देखो, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट डायनामिक, इसमें कोई ऐसा एक लिखा हुआ रूल नहीं है कि ये है तो ऐसा है ना, डायनामिक है, बदलता है। 8वें भाव का स्वामी एक कंडीशन में अच्छा हो सकता है या शुभ हो सकता है, जब वो किसी त्रिकोण का भी स्वामी बन जाए। जैसे सिंह लगन के लिए जुपिटर इज द 8th हाउस लॉर्ड, लेकिन जुपिटर इज आल्सो द 5th हाउस लॉर्ड। तो अब वो जो अर्थ के इविल 8th हाउस के जो इविल इफेक्ट थे वो चले जाएंगे अब। तो 8वें भाव का स्वामी तभी अच्छा हो सकता है अगर उसके पास एक त्रिकोण हो। जैसे केंद्र, जैसे लग्न था ना, लग्न क्या है, लग्न लग्न भी है, त्रिकोण भी है, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट और 8 का जब लॉर्ड बन रहा है तो शुभ हो रहा है। तो या तो फर्स्ट का लॉर्ड हो तो शुभ होएगा, या तो 5 और 9 में से किसी एक हाउस का लॉर्ड होना चाहिए, तो उसकी जो वो बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है वो कम होगा फिर। अब मिथुन लगन है ना, तो मिथुन लगन में क्या है, 8th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, 8th हाउस के लॉर्ड बनेंगे सैटर्न, बिकॉज कैप्रिकॉन साइन आएगा। लेकिन उनकी जो नेक्स्ट राशि जा रही है वो 9th हाउस में जा रही है, विच इज अ त्रिकोण, तो शुभ है, तो यहाँ पर वो हार्मफुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मिक्स रिजल्ट हो गया, बहुत अच्छा नहीं हो गया, तब भी त्रिकोण में जाने से भी बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा 8th लॉर्ड, लेकिन अच्छा है, मतलब वो जो बहुत ज्यादा खराब था वो अब न्यूट्रल हो गया, अब तो मिक्स रिजल्ट आएंगे अब। लेकिन 8वें भाव का जो ये रूल हम बात कर रहे हैं, ये अप्लाई नहीं होगा सूर्य और चंद्रमा पे। सूर्य चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं है, 8वें घर का स्वामी होने का दोष नहीं है। सूर्य चंद्रमा भले ही 8वें में बैठ जाएं तो भी दोष नहीं है। कारण क्या है, 8वें घर का प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों हम इतनी बातें कर रहे हैं 8वें घर के बारे में, क्योंकि 8वां घर अंधेरा है, पाताल है, वहां दिख नहीं रहा है कि क्या है, पूरा अंधेरा है वहां पर, इट्स अ ब्लैक होल, यू डोंट नो व्हाट विल कम आउट ऑफ इट। तो सूर्य जब वहां पर जाते हैं तो रोशनी कर देते हैं,
दैट्स व्हाई सूर्य इज गुड, इतने खराब नहीं है वहां पे, चंद्रमा भी रोशनी करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं है अष्टम का। धनु लग्न होगा तो चंद्रमा का राशि आएगा, तो खराब नहीं है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन again exception, because the astrology is all about exceptions, you should know all the exceptions. तो इन जनरल चंद्रमा और सूर्य का अष्टम से संबंध होना खराब नहीं है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। मेडिकल में अगर मून या सूर्य का बन रहा है कनेक्शन, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको फिर आप कंसीडर करोगे, फिर वो जो आप हेल्थ की बात करोगे अभी जो आगे पढ़ेंगे हम, उसमें कंसीडर होगा ये। अच्छा, एक और सूत्र आता है जिसको बोलते हैं राजयोग। एक और प्रिंसिपल है ना राजयोग का कि भाई केंद्र त्रिकोण के स्वामी, अगर एक ही प्लैनेट केंद्र का भी स्वामी हो त्रिकोण का भी स्वामी हो तो इट्स अ राजयोग प्लैनेट। जैसे कैंसर के लिए जो कैंसर लग्न है, कर्क लग्न है, उसके लिए मंगल, सिंह लग्न के लिए भी मंगल है, शुक्र के लग्नों के लिए शुक्र के लग्नों के लिए शनि है, शनि के लग्नों के लिए शुक्र है। तो रूल तो है, लेकिन रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं। रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं। अब जैसे शनि है, मान लीजिए किसी का वृषभ लगन है। वृषभ लगन में क्या है कि भाई 9th और 10th है, तो अंडरस्टूड है। लेकिन ना वृषभ लगन में शनि बाधकेश भी है, तो बाधक का जो कॉन्सेप्ट है, हर लगन के लिए एक प्लैनेट बाधकेश बनेगा। तो क्या बाधक होने से वो शुभ रहेगा प्लैनेट? जैसे सिंह लगन के लिए भी मार्स इज द बाधक, लेकिन मार्स इज ऑल्सो द 9th लॉर्ड, भाग्येश भी है, बाधक भी है, मार भी हो ही रहा है, बचा भी हो ही रहा है। तो क्या है कॉन्सेप्ट? तो शुभता रहता है। तो बहुत ही केयरफुली ऐसे केसेस में जहां पर प्लैनेट बाधक भी बन जाए और योग कारक भी बन जाए, तो आपको उसका पोजीशन देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन त्रिकोण का कनेक्शन चाहिए किसी भी ग्रह को शुभ रिजल्ट देने के लिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या है? जब शुभ ग्रह केंद्र के ही स्वामी बन जाएं। शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, मरकरी, जुपिटर या वीनस। खास करके ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है मिथुन लगन पे, कन्या लगन पे, धनु लगन पे और मीन लगन पे। कारण क्या है कि एक तो शुभ ग्रह, चलो शुभ ग्रह की राशि आ गई केंद्र में, वो दोनों राशियां आ गई उनकी, तो ज्यादा खराब है ना। हमने पहले भी पढ़ा कि जब शुभ ग्रह बनते हैं केंद्र के स्वामी तो शुभता कम हो जाती है, वहां पे शुभता छोड़ देते हैं। इनकी तो दोनों राशियां आ गई, तो ये बनाता है केंद्राधिपति दोष। सबसे ज्यादा जो शुभ है वो है शुक्र, फिर जुपिटर, फिर मरकरी, फिर मून, इसी सीक्वेंस में। अशुभ की बात करें तो सबसे कम जो अशुभ है वो है क्षीण हुआ चंद्रमा, सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है क्रूर है, शनि और मंगल। सबसे ज्यादा जो मैलेफिक है दैट इज मंगल। तो राजयोग जब भी बनेगा ना, जैसे मान लो केंद्र त्रिकोण के स्वामी कहीं पर भी चार्ट में साथ में बैठे हो तो उतना स्ट्रांग है। जैसे अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये A1 राजयोग है, बहुत बढ़िया है। यही अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो राजयोग तो तब भी है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत डिफरेंट है केंद्र त्रिकोण में होने से, राइट। एक दूसरे को देख भी लेंगे ना तो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा राजयोग बन जाएगा। उतना स्ट्रांग नहीं है जितना साथ बैठने जैसा है, बट अगर देख भी लेते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हो तो भी ये राजयोग है। दूसरा है एक्सचेंज अगर कर लें आपस में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, इसको लक्ष्मी नारायण योग बोला गया। खास करके ये प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। राजयोग का ना एक एक्सेप्शन होता है, अगर कोई भी राजयोग देने वाला प्लैनेट 3, 6, 11 का भी स्वामी हो तो राजयोग नहीं है। जैसे मान लो 2 प्लैनेट राजयोग बना रहे हैं,
केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से, लॉर्डशिप की वजह से, है ना, जो हमने पढ़ा अभी तक। लेकिन उनमें से अगर एक प्लैनेट के पास भी 3, 6, 11 की लॉर्डशिप है तो राजयोग नहीं होगा वो फलित। ठीक है। और राहु केतु कैसे रिजल्ट देते हैं वो हमने बात करी, डिस्पोजिटर देखना है राहु केतु का। त्रिक हाउस जो है 6, 8, 12, उसका जिनका भी जिस भी प्लैनेट का संबंध 3, 6, 8, 12 से बनेगा, इट्स नॉट गुड। और 6, 8, 12 के स्वामी जहां पर भी जाके बैठते हैं वो भी अच्छा नहीं है, ये भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बहुत ही ध्यान से आपने 6, 8, 12 के स्वामियों को एनालाइज करना है। इसके अलावा जब आप मारक बोलते हो, आप बोलते हो कि दूसरा भाव और 7वां भाव जो है मारक है, सो मारक हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनको भी देखो, इनके लॉर्ड कौन बने हैं वो भी देखो, और इनके लॉर्ड किसके साथ जाके बैठे हैं वो भी देखो। अब एक बात कॉमन सेंस लगाना, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, अगर मारक भाव का स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी के साथ जाके बैठ जाए, अभी ये हो गया ना एक तरह से डबल अटैक। भाई एक तो मारक भी आ गया है, ऊपर 6, 8, 12 का भी कोई स्वामी आके बैठ गया है। अब जिस भी हाउस में बैठे हैं तो उस हाउस से बहुत ज्यादा हाई चांस है कि उसी हाउस से आपको कुछ ना कुछ डिजीज हो या कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आ जाए, दैट इज पॉसिबल। अब ये ज्यादा कम कैसे होगा, अगर और भी कोई मैलिफिक इनको देख ले तो ये बढ़ जाएगा, कोई शुभ ग्रह देख लेगा तो कम हो जाएगा। तो मारक को भी आपने बहुत ध्यान देना है। लेकिन मारक ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मारक की दशा आई तो भाई अब तो मरना है इस दशा में, ऐसा नहीं होता। मारक तो उन्होंने टर्म यूज किया, जो ऋषि थे ना, ऋषि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टर्म यूज करते थे, वो ज्यादा ना दिमाग नहीं लगाते थे। वो ये मान के चलते थे कि पढ़ने वाला ना समझदार होगा, इतना जो ज्योतिष पढ़ेगा उसको इतना पता होगा कि मारक इज नॉट ऑलवेज डेथ। मारक का मतलब होता है एक मृत्यु तुल्य कष्ट। तो आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन मिले, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन इट डजंट मीन डेथ। तो बिल्कुल भी उनका मतलब डेथ से नहीं था। अब मान लीजिए मेष लगन है, तो मेष लगन में बोला गया कि अगर जुपिटर और सैटर्न एक साथ भी बैठे हो तो भी ये राजयोग नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि शनि को ना 11वें घर के स्वामी है शनि, तो राजयोग नहीं बनेगा। इवन जुपिटर कैन बिकम मारक, जुपिटर कैन ऑल्सो बिकम वेरी बैड, अगर उसका प्लेसमेंट खराब हो गया, अगर उसका इन्फ्लुएंस जुपिटर के ऊपर खराब हो गया, क्योंकि जुपिटर इज द 12th लॉर्ड। तो हमने क्या बात करी थी कि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी के ऊपर जैसा प्रभाव है, जैसे वो हैं वैसे उनके रिजल्ट हैं, तभी अच्छे या बुरे आप बोलोगे। मंगल भले ही 8वें घर के स्वामी हैं मेष लगन के लिए, लेकिन शुभ है क्योंकि लगन लॉर्ड है। वृषभ लगन के लिए मरकरी कोई बहुत खास अच्छे नहीं है क्योंकि सेकंड लॉर्ड है। वृषभ लगन के लिए मरकरी बिकम्स द सेकंड लॉर्ड, तो पार्शियली गुड है, नॉट वेरी गुड। वृषभ लगन के लिए शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं है। वृषभ लगन के लिए लग्नेश है जबकि, लेकिन 6th लॉर्ड है। जब भी 3, 6, 11 आएगा तो वहां पर आपका एक्सेप्शन आना चाहिए। मिथुन लगन की अगर हम बात करें, मिथुन लगन में भी अगर शनि और जुपिटर का योग हो जाए तो वो भी राजयोग नहीं है। तो यू गॉट द आइडिया राइट। जब भी 3, 6, 11, 2, 12 इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो उतना ग्रेट राजयोग नहीं बनने दे रहा। राजयोग प्योरली कैसे बनेगा, जैसे शुक्र के लगन में शनि का बन रहा है कि 10वें और 9वें 10वें का जैसे लॉर्ड बन जाए कोई, तो बनेगा। तो उसके पास कोई ऐसा हाउस होना नहीं चाहिए, जैसे मेष में नहीं बन रहा शनि से। कर्क में क्या है, कर्क लगन अगर है तो सन इज दी सेकंड लॉर्ड कर्क लगन में। तो अब सन की प्लेसमेंट बताएगी कि वो शुभ है या अशुभ, क्योंकि सेकंड का प्लेसमेंट बताता है, 12वें का भी प्लेसमेंट बताता है। अब मान लो सिंह लगन है, तो सिंह लगन में क्या है, जुपिटर इज द 5th लॉर्ड, लेकिन 8th लॉर्ड भी है। चलो ठीक है, जुपिटर तो शुभ हो गए क्योंकि 5th लॉर्ड हो गए। वीनस इज द 3rd लॉर्ड, 7 नंबर राशि आएगी तीसरे घर में। शुक्र सिंह लगन हो, तीसरे घर में 7 राशि, लेकिन शुक्र के पास एक केंद्र है, 10th लॉर्ड होते हैं शुक्र सिंह लगन में। लेकिन इस केस में भी अगर जुपिटर और वीनस इस केस में भी साथ में बैठ जाए तो भी राजयोग नहीं बनेगा। यू गॉट द आइडिया ना, कि जब भी राजयोग बनेगा तो वो 3, 6,
3 6 11 के स्वामियों से नहीं बनना चाहिए, 2 12 के स्वामियों से नहीं बनना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। कन्या लगन हो तो उसमें अगर मरकरी और वीनस साथ में आ जाए तो राजयोग है। और केंद्राधिपति दोष की जो हमने बात करी थी उसमें ना जो लग्नेश होता है उसका दोष कम हो जाता है, दूसरे ग्रह का ज्यादा होगा। जैसे अगर मिथुन लगन है तो जुपिटर को केंद्राधिपति दोष है, कन्या लगन है तो जुपिटर को केंद्राधिपति दोष है, धनु लगन है तो मरकरी को केंद्राधिपति दोष है, स्पाइसिस लगन है तो मरकरी को केंद्राधिपति दोष है। तुला के लिए भी शुक्र जो है न्यूट्रल है, बहुत अच्छे नहीं बोलोगे, हालांकि लग्नेश है लेकिन न्यूट्रल। क्योंकि जो हम बेस्ट कंडीशन बोल रहे हैं ना वो हम उस केस में बोल रहे हैं जब 3 6 11 और ये 2 12 इन सब का कोई कनेक्शन ना हो, तब वो बेस्ट पोजीशन कही गई। लेकिन अगर तुला लगन है और चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत बढ़िया है। चंद्रमा बुध का कनेक्शन अच्छा है तुला लगन के लिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वृषभ लगन है, सॉरी वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन में मंगल जो है न्यूट्रल है। वृश्चिक लगन में मंगल न्यूट्रल है क्योंकि इज द लगन लॉर्ड। और इसमें अगर सूर्य चंद्रमा साथ में आ जाएं, यानी पूर्णिमा का जन्म होगा, सॉरी अमावस्या का जन्म होगा तो अच्छा है। सन मून का वृश्चिक लगन में साथ होना राजयोग देगा। तो आपने लग्न देखना है, लॉर्डशिप, लॉर्डशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी ये बोलने से अच्छा कि आपका ग्रह ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, लॉर्डशिप पे ध्यान जाना चाहिए। धनु लगन अगर आएगा तो धनु लगन में आप देखिए कि जो जुपिटर है दैट इज जुपिटर इज ऑल्सो न्यूट्रल हियर, जुपिटर इज गुड। साथ में मून इज ऑल्सो न्यूट्रल फॉर धनु लगन। सन और मरकरी अगर धनु लगन में एक साथ आ जाएं तो ये एक्चुअली बुधादित्य योग बोला जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारा सूर्य और मरकरी साथ में बुधादित्य योग है, वो होता है, बहुत कॉमनली मिलेगा आपको, आसपास ही रहते हैं, सूर्य के आसपास ही रहना पड़ेगा बुध को, कहाँ जा पाओगे आप। कॉमन है बुधादित्य योग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धनु लगन में अगर बुधादित्य योग है तो बड़ी बात है, वो एक्चुअली राजयोग की तरह काम करेगा। 9th और 10th के लॉर्ड आ रहे हैं अब साथ में। मकर लगन के लिए सूर्य जो है न्यूट्रल है, लेकिन मकर लगन में शनि मारक नहीं बनेंगे सेकंड लॉर्ड होते हुए भी, क्योंकि लगन के स्वामी है। तो एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए। कुंभ लगन के लिए मरकरी इज ओके, मरकरी ठीक है। मीन लगन की अगर हम बात करेंगे तो मीन लगन में मंगल मारक नहीं बनेंगे, भले ही उनके पास लॉर्डशिप है सेकंड हाउस की, तब भी वो मारक नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट राइट फॉर मीन लगन। भाई भाग्येश है अगर मीन लगन है तो। और अगर मंगल और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो जाए मीन लगन में तो ये राजयोग बनाएगा। तो ये है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और चीज है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वो होगा कि गुलिका मांडी कैसे काम करते हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर चीजें हैं नहीं। गुलिका मांडी भी इनको बोला गया कि ये शनि के बच्चे हैं, गुलिका मांडी, एंड दे आर दी अगेन वेरी मेलेफिक, वेरी मेलेफिक। गुलिका मांडी मोस्ट मेलेफिक यू कैन से। तो गुलिका मांडी जिस भी हाउस में होते हैं वहां तबाही मचाते हैं वो लोग, ठीक है। उनका अपना एक्टिवेशन एज होता है, उनको देखने का तरीका है कि कब वो रिजल्ट देंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक और एक्सेप्शन है कि गुलिका मांडी क्योंकि मेलेफिक हैं तो 3 6 10 11 में अच्छा काम करते हैं। तो अगर 3 6 10 11 में आपके गुलिका मांडी हैं तो इट इज गुड। राशि ऋषि कहते हैं कि 3 6 10 11 में बैठे हो तो अच्छा है। फर्स्ट हाउस में हो तो बोला गया मिसरेबल हैं, सेकंड हाउस में बोला गया तो डिसेबल्ड हैं, थर्ड हाउस में बोला गया कि भाई वात पित्त का नहीं, थर्ड हाउस में बोला गया कि अच्छा रहेगा, फोर्थ में बोला कि वात का प्रॉब्लम देगा, पित्त का प्रॉब्लम देगा, बॉडी में डिजीज देगा। फिफ्थ हाउस में अगर गुलिका या मांडी है तो इवन बोला गया कि शॉर्ट लिव्ड, आयु आयु को क्षीण करेगा। फिफ्थ हाउस में अगर गुलिका मांडी है तो इंपॉर्टेंट बोला गया, इंपॉर्टेंट बनाता है आदमी को,
6th हाउस में गुलिका मांडी अगर, सॉरी 7th हाउस में अगर गुलिका मांडी जाएगा तो वीकनेस देता है शरीर को। अब हम लोग जानते हैं कि भाई 7वें घर पे हर किसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, तो 7वें घर पे जब बैठ रहे हैं गुलिका मांडी तो फर्स्ट हाउस सामने है। 8वें घर में अगर गुलिका मांडी है तो बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज दे सकता है। 9वें घर में अगर है तो कमजोर शरीर देगा, माइंड को भी कमजोर करेगा। 12वें घर में अगर है तो अगेन डिसेबिलिटी दे सकता है या फिर आपके लुक्स को खराब कर सकता है। सिमिलर ही आपके गुलिका और मांडी के लगभग लगभग सेम ही रिजल्ट्स हैं। 3, 6, 10, 11 में अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ ना और पॉइंट्स होते हैं वर्ग कुंडलियों में करने के लिए। अभी इतना रुकना है या फिर बताऊं और चीजें करें कवर आगे? कंटिन्यू करना है? सर जी रिकॉर्डिंग दोगे ना? हाँ हाँ, कंटिन्यू करना है। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने चेक किया, ठीक है, ये सब आपने चेक किया। आई अंडरस्टैंड, एक बार में नहीं आएगा आपको, है ना, मैं थोड़ा फास्ट भी हूँ और क्योंकि ना बहुत सिलेबस है, मेरे को ना करना होता है कंप्लीट, मेरे को ना बस देना होता है कि भाई ये मेरे को करना है आउट, विल गो टू द नेक्स्ट वन, कुछ और सीखेंगे, कुछ और करेंगे, है ना, वो रहता है। तो ये इतनी चीजें आपने चेक करी मोटा मोटा। सो जो भी हमने आज पढ़ा है ना, आपको अगर इससे कुछ निकालना है ना तो आपको निकालने हैं अपनी चेकलिस्ट, आपको निकालना है पॉइंट्स विच यू हैव टू चेक। जब भी डिजीज का कोई चार्ट आ रहा है, कोई हेल्थ इशू लेकर आ रहा है, तो क्या क्या आपने देखना है वो आपके पास होना चाहिए आज की क्लास के बाद। अभी हम कल भी देखेंगे, कल तो हम एग्जाम्पल चार्ट से देखेंगे कि अगर टीबी हो रहा है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन है, डायबिटीज हो रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन है, जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको देखनी होती है, अगर आपको याद हो, हमने कहा था वर्ग कुंडलियों को देखेंगे, तो आपको देखना है 22वां दरेशकान। 22वां दरेशकान क्या होता है? तो द्रेकना जो है, द्रेकना चार्ट क्या है, D3 तीसरा हिस्सा है हर हाउस का। 3 हिस्सों में बांटोगे, बराबरी डिवाइड करोगे, जो द्रेकना बनता है। हम बोलते हैं ना कि सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि कोई ग्रह कब रिजल्ट देता है। तो अगर आपको ये देखना है आपके जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसके रिजल्ट्स कब आएंगे प्रॉपर, तो आप देखिए कि वो कौन से द्रेकना में है, यानी कौन से पार्ट में है। क्या उसकी डिग्री 10 डिग्री से कम की है तो वो स्टार्टिंग के सालों में देगा। उसको डिवाइड कर लेना दशा दशा पीरियड को भी 3 से। अगर 1 से लेके 10 डिग्री तक होगा तो स्टार्टिंग फेज में आपको दशा के रिजल्ट मिलेंगे। बीच में रहेगा यानी 11 से 20 में रहेगा तो बीच वाले पीरियड में मिलेगा। और अगर 21 से 30 में रहेगा तो जाते हुए रिजल्ट देगा वो। तो दैट इज द्रेकना बेसिकली। तो 3 डिवाइड करते हो आप 3 से, तो द्रेकना क्या है, D3 चार्ट है। तो 22वां दरेशकान मतलब द्रेकना कहां पड़ेगा? हाउस में अगर 3 है, एक हाउस में 3 हिस्से हो रहे हैं, तो 7 हाउस में कितने हो जाएंगे? 21, करेक्ट। 8th में आप जाओगे 22, 22वां दरेशकान कहां पड़ा? 8वें घर में। तो आपने क्या नोटिस करना है कि D3 चार्ट में 8वें घर में कौन सी राशि, कौन सा प्लेनेट है, वही आपका D3 के मतलब 22वां लॉर्ड बनेगा, 22वें दरेशकान में बैठा हुआ प्लेनेट बनेगा। दैट प्लेनेट कैन गिव यू डिजीज। वो आपने केयरफुली नोटिस करना है। तो देखना देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है, आई होप आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे, मतलब नोट कर रहे होंगे, नोट डाउन। या आपने देख लिया D3 देख लिया। इसके बाद आपने नोट करना है जिसको बोलते हैं 64वां नवमांश, 64th नवमांश। अब ऐसे कैलकुलेट करो 64th नवमांश कहां पड़ेगा? तो 64th जो नवमांश होता है वो होता है चंद्रमा से चौथा। चंद्रमा से जो चौथा है वो आपका 22वां, सॉरी, आपको देखना है नवमांश के लिए चंद्रमा से चौथा जाना है आपने, 4th फ्रॉम मून इन D9। D9 में जहां पर भी आपका चंद्रमा है ना, उसके 4th में देखो आप कौन सी राशि, कौन सा प्लेनेट है। दैट इज योर 64 नवमांश। उसके बाद देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्प द्रेकना, ठीक है, तो उसको उसके बारे D9 में बात करेंगे अभी। हाँ जी, सर जी D9 के 4th हाउस में। D9 से D9 में जाना है, चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा से चौथे में जो भी राशि पड़ रही है उसका लॉर्ड और उस भाव में बैठा हुआ प्लेनेट दिखाता है हेल्थ इश्यूज को, ठीक है।
आई थिंक इसको ना इतना ही रखते हैं आज, और बाकी मैं कल करूंगा कंटिन्यू। अभी कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप बताइए मुझे। सर जी मेरे को तो यही लास्ट वाला D9 के 4th हाउस में जो भी राशि है। D9 नहीं मैडम, D9 में चंद्रमा होगा ना कहीं बैठा हुआ। अच्छा अच्छा ठीक चंद्रमा से काउंट कीजिए 4th, ठीक। चंद्रमा से चौथा। सर हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कुछ ट्रांजिट में देखे हैं चार्ट वगैरह, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या बहुत क्रॉनिकल डिसीज से निकल रहा है कोई इंसान, तो उसमें मैंने कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे मून सॉरी जुपिटर और वीनस देखा है साथ में। हालांकि वो 8th हाउस पे या फिर लगन पे दृष्टि भी जा रही है, पर वो इंसान का मतलब, जैसे मैंने एक चार्ट ये देखा था ट्रांजिट में, तो उसकी डेथ भी हुई है। तो मतलब अगर जुपिटर और शुक्र साथ में हो, इवन दृष्टि भी हो, तो भी ये सही नहीं होता है। तो आप मुझे इनके बर्थ चार्ट की बात कर रहे हो या प्रश्न की बात? ये मैंने प्रश्ना में भी देखा है और ये मैंने उसमें भी देखा है, बर्थ चार्ट के ट्रांजिट में, मतलब किसी का जैसे बर्थ चार्ट है अच्छा, उसका उस ट्रांजिट। उस व्यक्ति का गोचर चार्ट देखा आपने? अच्छा, हाँ जी। ओके। उसमें होंगी और भी कई चीजें होंगी, तो जो सूत्र आप सीखोगे ना, जैसे आज जो आपने सीखा है या कल की क्लास में आप हाँ। देखोगे या जब रिकॉर्डिंग देखोगे सीखोगे, तो उनको भी आप अप्लाई करना, तो आपको और वो फाइन ट्यून हो जाएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक आपको मिलेगा। अभी सिर्फ आप जो आप कह रहे हो ना, इट इज नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज वीनस और जुपिटर विल नॉट किल, बिकॉज दे आर द मोस्ट बेनिफिक। ठीक यस। है, तो उसमें और क्या है जो मिस हो रहा है वो हमें देखना होगा, है ना। हाँ, लग्नेश वगैरह तो वैसे वो ही थे, काफी डबली मतलब वो सही नहीं थे, लगन अच्छी से कंडीशन होता है, में भी जब नहीं भी थे। आपको हेल्थ इश्यू आएगा, डेथ होगा, बर्थ होगा, कुछ भी होगा, लगन का रोल रहता है उसमें, तभी हो सकता है। ओके, और एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया सूर्य और चंद्रमा 8th हाउस में सही होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, तो पर मतलब उनको बाकियों चंद्रमा। की तरह मैनिफेक्ट नहीं होते वो, बाकी जैसे बाकी प्लैनेट जाके अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल हाँ नहीं जी। होते। पर मून के लिए तो मतलब ये कहा जाता है कि 8th हाउस अच्छा नहीं उसका है, नेचुरल मेंटल। डेबिलेशन है। हाँ, उसका नेचुरल हाँ। डेबिलेशन है, लेकिन मैंने ना आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ चंद्रमा अष्टम के लिए। हम्म। चंद्रमा अष्टम वाला ना कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहता है चीजों के लिए, नेगेटिव उसके लिए भी। ओके। तो जब भी ना चंद्रमा का एक होता है, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कमजोर हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन चंद्रमा जब पूरी तरह से क्षीण हो जाता है ना, पूरी तरह से क्षीण, तो उस व्यक्ति का ना आप कुछ कर नहीं सकते, इमोशनल लेस हो गया है वो बंदा। करेक्ट। अभी तो उसको फर्क नहीं पड़ यस। रहा ना। एक देखो, आपको कोई चीज एक वक्त तक ही इफेक्ट कर सकती है, बट अगर आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो एकदम, यू हैव टच्ड द लोएस्ट इन योर लाइफ, देन नो वन कैन ब्रेक यू ना। अभी तो आप हो चुके हो, उससे नीचे जा नहीं सकते ना। तो एक ये भी है, चंद्रमा अष्टम वाले का क्या रहता है, उसका मेंटालिटी रहता है वैसे वाला कि हाँ क्या ही हो जाएगा, हो जाए तो मजा ही आ जाए, दुनिया खत्म ही हो जाए। पूरा उसका सोच ऐसा है कि अरे दुनिया खत्म होगी तो कितना बढ़िया ना, सारे लोग ही मर जाएंगे, बढ़िया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, क्योंकि अष्टम में जाने के बाद वो दे बिकम वेरी स्ट्रांग आल्सो इमोशनली। इट डिपेंड्स कि क्या है, तो उतना खराब नहीं है। अभी कोई और ग्रह जाएगा ना तो उसके अलग रिजल्ट्स हैं, लेकिन चंद्रमा का वैसा नहीं है। अब जो आप जो बात कह रहे हो वो इसलिए है क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से उसका डेबिलेशन है चंद्रमा का वहां पे, तो उसलिए अच्छा नहीं है, इमोशनल यस। ट्रबलेंस तो देगा, इमोशनल ट्रबलेंस देगा वहां पे। सर ये सन और मून का लॉर्डशिप बोल रहे हो कि इसका प्लेसमेंट सर दोनों 8th हाउस में? दोनों, लेकिन हमने जो सूत्र की बात करी थी, सूत्र में हमने ये पढ़ा कि अगर लॉर्डशिप हो जाए, यानी 4 नंबर लिखा हो 8वें घर में या 5 नंबर लिखा हो 8वें घर में, तो उससे चंद्रमा या सूर्य खराब या सही नहीं हो जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि उनकी एक ही राशि है। एंड दे आर दी, वो लाइट देते हैं ना, तो वो रोशनी देने वाले ग्रह हैं, तो उनको 8वें घर से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी और ग्रह की अगर राशि 8वें घर में जा रही है तो वो मेलेफिक हो जाता है, अगर उसको त्रिकोण का भी स्वामी ना हो तो और ज्यादा हो जाएगा। सर जी शुक्र की राशि वृषभ आती है 8वें में, और वो लग्नेश भी है तुला लगन के लिए, हाँ, तो फिर ये शुक्र न्यूट्रल रहेगा या न्यूट्रल है। मतलब ना अच्छा ज्यादा ना बुरा? हाँ ठीक है, मतलब अब वो 8वें के जो बैड रिजल्ट नहीं देगा 8वें के, अब वो न्यूट्रल है, वो कवर हो गया वो। सर ठीक है आपने हम्म, वृश्चिक लगन में
वो तो उसमें सूर्य मतलब चंद्रमा और सूर्य साथ होंगे तो राजयोग बनता, कुछ इस टाइप से बोलना है बीच में, जल्दी समझ नहीं किसका? पाए। कौन से लग्न का? वृश्चिक लगन में अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं। तो वृश्चिक लगन, अच्छा। तो आप बताओ ना, लॉर्डशिप देखो दोनों की, लॉर्डशिप कहाँ जा रही है? सूर्य तो सर जी 10th लॉर्ड हो गया और चंद्रमा 9th लॉर्ड हो गया, तो मतलब केंद्र का हो गया। हाँ, तो है फिर ना फिर। अच्छा सर, वो होगा किसी ना। भी हाउस में होंगे तो भी। हाँ, वो डिपेंड, जैसे मान लो अगर यही योग केंद्रीय त्रिकोण में बन जाएगा तो स्ट्रांग हो गया ना फिर, लेकिन 6 8 12 में बनेगा तो वीक है फिर, राइट? 6 में गए तो फिर वीक हो गए, पर होगा थोड़ा बहुत। राइट। कुछ ही सर भी। अगर वृश्चिक लगन में पहले हाउस में अगर चंद्रमा और शुक्र साथ हों, तो चंद्रमा नीच होके अपने उच्च नाथ के साथ बैठा है तो ठीक रहेगा ना? वृश्चिक लगन में मून और चंद्रमा, वीनस? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं साथ होता। बैठे नहीं। कैंसलेशन तो मार्स कर सकता है ना, वीनस से कैसे करवा रहे हो कैंसलेशन? वो उसकी उच्च नाथ के साथ है, बट उससे ऐसा नहीं होता कैलकुलेशन ना। हम अपने हिसाब से मॉडिफाई थोड़ी कर सकते हैं रूल्स को। अच्छा, मार्स होता तो हो जाता, मार्स देख भी लेगा तो भी कर देगा। सर बाधक ग्रह का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझ नहीं पाया। तो बाधक ग्रह। बाधक आर दी ऑब्स्टिकल्स यू फेस इन योर लाइफ, राइट, जो बाधा क्रिएट करते हैं। लेकिन कई लग्नों में देखा गया कि वही भाग्येश है, वही बाधकेश है ना। तो बाधक आई थिंक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो वो तो आप जैसे देख सकते हो वृश्चिक वीडियो। में चंद्र, वृश्चिक में चंद्रमा, भाग्येश बाधक भी के है और बाधकेश। ग्रह बाधक हाँ, कैसे बनता है? बाधक कैसा बनता है ग्रह? लॉर्डशिप जैसे जो लग्न होगा ना, हाँ। जो जो आपका लग्न जिस हिसाब से लग्न है, मान लो जिसका चर स्थिर, हमने अभी स्टार्टिंग में तो पढ़ा था, राइट, कि भाई अगर फायर साइन हो, 159 हो, तो कौन से प्लैनेट्स होंगे, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए और वो वाला लेंगे इसमें चार स्तर, और तीसरा उसमें बाद के होते हैं, तीन तीन तरह के लेंगे सर। हाँ, अभी क्या नाम है, भूपेश नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? सर एक भूपेश। हाँ, तो क्या लग्न है आपका? मेरा मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न है, तो बादकेश कौन बनेगा? बादकेश बनेगा जुपिटर, ठीक है। सैजिटेरियस साइन देखो कहाँ जा रहा है, 7th हाउस में, ठीक है। हम्म। तो जुपिटर इज दी बादकेश फॉर यू। तो जुपिटर का जब भी दशा आएगा, लेकिन कभी भी ना कोई प्लेनेट अकेले काम नहीं करता, तो बादकेश अकेले इतना खराब नहीं है। अगर यही मारक के साथ मिल जाए, मारक के साथ युति बना ले, ठीक है, उसके बाद जब, और याद रखना जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, आई एम फीलिंग सैड फॉर पीपल जो चले गए हैं, एक्चुअल रिजल्ट मिलता है दशा में, ठीक है। सो इवन अगर आपके कॉम्बिनेशंस भी हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, काम होगा दशा में ही, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, काम हमेशा दशा में होता है, सर जी ठीक बीमारी है। में दस में ही आएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर बाधकेश मतलब 7th लॉर्ड होता है सर? 7th लॉर्ड उसमें होता है दी स्वभाव में। नहीं सर, जैसे कि मिथुन द्विस्वभाव लग्न में राशि है मेरा। ना आपका लगन का। सॉरी। हाँ, हाँ। आप जिस हिसाब से आपकी लॉर्डशिप मिलेगी, जिस तरीके का लग्न होगा, उसी तरीके से आपका बाधकेश बनेगा। जैसे आपका क्योंकि मीन लगन है, सॉरी मिथुन लगन है, तो आपका 7th लॉर्ड है। अगर 1 4 7 10 है मान लो किसी का, तो 11th लॉर्ड है, ठीक है। तो चर स्थिर या द्विस्वभाव, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। सर यस। मैं ना ये पीछे ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये सारा तो बेसिक्स ही है। आज हमने ये किया है, कल इसको ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर किसी को बेसिक्स ही नहीं पता और मैं उसको डायरेक्टली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दूं ना, तो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसीलिए इट वाज वेरी
कि हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि बैड हेल्थ के लिए कौन से प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, राइट? वही तो आपको बैड हेल्थ दे सकते हैं। तो वही हमने आज समझा है कि किस किस ग्रह का योग रहता है बैड हेल्थ पे। डन है जी, सर फिर आज मिलते हैं कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, आज का क्लास सर पूरा हाँ जी। प्योर पराशरी जैसे लगा सर, पूरा प्योर पराशरी, अच्छा जी, जिसकी हाँ बुक को पराशरी था एक फाउंडेशन, हाँ, बिल्कुल 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 पराशरी ही है। और मैंने तो आपको क्लियरली बताया भी कि पराशर ऋषि के ही सारे सूत्र हैं जो हमने आज ठीक। डिस्कस किए हैं। दीज आर द बेसिक्स, मतलब ये आपके क्लियर होने चाहिए, है ना? किसी भी लगन के चार्ट को देख के आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप उसको पहले एनालाइज करो पूरा, फिर आप बोलो। सर जी जैसे तुला लगन में 6th लॉर्ड जुपिटर है, शुभ प्लेनेट है ना, और 3rd और 6th लॉर्ड भी है। शुभ प्लैनेट तो कैसे हो जाएगा मैडम? 6th लॉर्ड है तो शुभ कैसे रहा? नहीं, वही तो हम जुपिटर बात कर रहे हैं। सर जी आप कहते हो ना जुपिटर वैसे शुभ प्लेनेट है, अभी मेलेफिक नहीं है। नेचुरल तो नेचुरल बेनिफिट है, हाँ। हाँ, लेकिन तो उस फिर लगन के लिए क्या है वो? उसके लिए तो सर जी नहीं है शुभ, वही है मारक टाइप ही है। बस फिर आपको पता है जवाब। कारक कहेंगे सर या उनको मारक कहेंगे? जैसे 3rd तो वो उसका हो गया, हाँ 6 अशुभ ठीक है, है उस लगन के लिए अशुभ है वो। जी। तो फिर ये फिर भी बीमारी में या जो इसके लिविंग में वो थोड़ा कम इफेक्ट देगा, या सर ये पूरा देगा ही बीमारी वगैरह अपनी दशा अंतर्दशा? बिल्कुल, देखिए दशा जैसे ही आती है ना किसी भी ग्रह की, तो जहां वो बैठा है, जहां उसके हाउस हैं, जहां उसकी दृष्टि है, जो उसका नक्षत्र स्वामी है, सब एक्टिवेट हो जाता है ये। देयर इज नो लगन डाउट में अबाउट इट। फिर कोई भी डिजीज दे सकता है अगर लगन में है जुपिटर? नहीं, ऐसे कोई भी थोड़ी देगा। जुपिटर आपको पता होना चाहिए कि वो हम पढ़ेंगे ना अभी कि जुपिटर कौन सी डिजीज देता है, कौन से हाउस में हम्म, गया है तो क्या देगा। अभी 6 से कनेक्शन बना रहा है जुपिटर, 6th हाउस में डायबिटीज भी दे सकता है। ठीक है, फैट रिलेटेड इशू दे सकता है, बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना, वो सब। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे हम लोग कैसे कॉम्बिनेशंस को आप देखते हो, हम लोग कल कवर करेंगे। और आज मुझे लग रहा था ऑलरेडी काफी चीजें हो चुकी हैं ज्यादा, इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और आपके सर क्वेश्चंस भी लेने होते हैं तो फिर इसीलिए। और मिथुन लगने के लिए तो सर जुपिटर जैसे कि 7th और 10th का लॉर्ड भी है, हाँ जी, तो प्योर ये केंद्राधिपति दोष हो गए। हाँ प्योर केंद्राधिपति दोष है, करेक्ट। केंद्राधिपति दोष से क्या होता है ना, वो खुल के काम नहीं कर पाता उतना, राइट? क्योंकि आपने जुपिटर जैसे प्लेनेट को, जुपिटर को तो वैसे भी हार्डवर्क नहीं करना चाहते जुपिटर तो, है ना? कंसल्टेंट आदमी है, पंडित आदमी है, उसको आप कह रहे हो कि भाई आप लग जाओ काम पे। आप शादी भी संभालो, आप प्रोफेशन भी संभालो। हाँ ठीक है, फिर मिलें कल। और किसी का ठीक कोई है सर। क्वेश्चन? क्लियर है सबको? ये सर जी जो अभी जैसे इनको समझा रहे थे, ये पंडित आदमी है, तो ये 3rd और 6th लॉर्ड है, तो वो भी मेहनत के घर है ना सर जी दोनों, और उनका स्वामी जुपिटर बना, तो मतलब वो उस कार्य में भी बंदा उस टाइम ज्यादा सफल नहीं होगा ना मेहनत में, जैसे एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में, वहां भी कतराएगा, और 3rd नहीं, हाउस के भी। वहां अगर प्लेनेट अगर बैठ जाए, मान लो 3-6 में मैलेफिक्स आ जाए तो और अच्छा है, तब तो कर लेगा ना। हाँ जी, मैलेफिक्स तो अच्छे हैं। खाली है वो। हाँ सर इसकी रिकॉर्डिंग सर ये आपकी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी? हाँ, मैं डाल दूंगा। मैं ना एक्चुअली डाल ही नहीं पाता हूँ, मेरा पीछे का भी बैकलॉग है, आई नो। मैं तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। मेरे सही को में मेरे नहीं को मिली वो, पीछे मेरी ज्वाइन नहीं हो पाई थी, तो नहीं, मैं अच्छा, डाल दूंगा। पिछले क्लास का किसी भी एक क्लास का नहीं मिला है सर? हाँ, पिछले मैं एडिटिंग। क्लासेस का नहीं डाल पाया हूँ, मेरे पास रखा हुआ है, मेरे को डालना है वो। क्योंकि ना मैं उसको ना पूरा नहीं डालना चाह रहा हूँ यार, कि मैं 2-2.5 घंटे का इतना लंबा लंबा हमारा क्लास होता है। आई डोंट वांट टू डू दैट। सो मेरे को वो क्रॉप करके डालना था एक्चुअली, तो उस चक्कर में वो डिले हो रहा है। बट सर आप डोंट वरी, आई विल डू दैट। सर आप उसको सर डाल दो सर, को जितना देखना होगा वो उतना देख लेगा, बल्कि सर वो तो कुछ फायदा ही मिलेगा आपको, मतलब उनको देखेगा उसको। सर जी 2 पार्ट में नहीं डाल सकते उसको, 2 वीडियो बना के 2 में? कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाता है ना क्रॉप करने में। हाँ कोई बात नहीं सर, आराम से डाल दो, पर अच्छी वीडियो होती है ना वही डाल दो आप।